हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 2 और यहां पर हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक वो रहेगा आज डीकंपोजिशन और एनर्जी फ्लो। तो मैंने 3 लेक्चर रखे हैं इस चैप्टर के लिए ताकि मैं एक लॉजिकल सक्सेशन एक सेपरेट लेक्चर में कराऊं, एक प्रॉपर टॉपिक की फॉर्म में रहेगा जिसे आप देखते हुए चले जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा मतलब उसमें इंटरेस्ट आएगा और वो अच्छा टॉपिक भी है। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक वो रहने वाला है दो जो टॉपिक है, एक हम बात कर लेंगे डीकंपोजिशन की, दूसरी हम बात कर लेंगे एनर्जी फ्लो की। सही है बेटा, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग इस चैप्टर को और टॉपिक को। तो 2 क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है अटेम्प्ट करते वक्त। देखो क्या कंफ्यूजन होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली ओशियन तो नहीं है, फॉरेस्ट है। यहां पर एक बच्चे का क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर आपने कोरल रीफ बताया था, पर कोरल रीफ एक इकोसिस्टम की बात हो रही, ओशियन एक बड़ा सिस्टम है। समझो इस बात को। जैसे मैं आपसे अगर कहूं, आपने वो पढ़ा है ना केमिस्ट्री में मतलब एक पढ़ा था कि आप कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी अलग अलग होती थी, ऐसा कुछ पढ़ा था ना आपने, याद है आपको? ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं कि जब पूरे बड़े ओशियन की बात कर रहे हो तो कम हो जाती है, लेकिन जब कोरल रीफ की बात आती है तो एक पर्टिकुलर एरिया की बात होती है, वहां हाईएस्ट होगी। तो इनमें सबसे हाईएस्ट किसकी होगी? फॉरेस्ट की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ओशियन, फिर डेजर्ट, फिर टुंड्रा, ऐसे करके आप जा सकते हो। डेजर्ट और टुंड्रा बहुत हाई नहीं होती है ना, इसलिए हमने लगभग एक जैसी ली थी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी? तो कोरल रीफ तब लोगे आप, है ना, जब आपके पास इस तरीके से दे रखा होगा। जब कोरल रीफ का नाम दे रखा है तब लोगे, ओशियन के साथ उसे मतलब ऐसा नहीं कि लिंक करके आंसर करोगे। क्लियर है? अब हम बेटा आज डिस्कस करने वाले हैं डीकंपोजिशन, ठीक है। मैं आप में से बहुत सारे बच्चों से अगर एक सवाल पूछूं कि जैसे मान लो हमारे पास ये एक ट्री है, हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, एक हमारे पास ये प्लांट है, ठीक है सर, प्लांट बना दिया आपने। इस प्लांट की जो लीफ है मेरे पास, ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि वो जो प्लांट की लीफ है उसका क्या होगा, क्योंकि प्लांट ना देख के मैं इसे इकोलॉजी में नाम लिख देता हूं प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर का नाम लिख देता हूं, ठीक है, क्लियर है। अब इस प्राइमरी प्रोड्यूसर का क्या हो सकता है? 2 ऑप्शन है। पहला कि इसकी जो लीफ है हमारे पास कहीं पर गिर जाए, ठीक है, या तो इसको कोई खा ले। तो इसको कौन खाएगा? हर्बीवोर खाएगा। अगर इसको हर्बीवोर खा लेगा तो उसे हम एनर्जी फ्लो कह देंगे, ये हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये लीफ कहीं नीचे गिर जाती है, ऐसे आपको पता है कि ये लीफ ऐसे नीचे गिर जाती है आपके पास यहां पर, और इस लीफ के गिरने के बाद ये लीफ मान लो यहां पर इस तरीके से ये लीफ यहां पर ऐसे गिर गई, ठीक है, और गिरने के बाद ध्यान देंगे ये लीफ इस तरीके से गिर गई है हमारे पास। अब इसका यहां पर डीकंपोजिशन होगा। क्या होगा? यहां पर डीकंपोजिशन होगा। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी खाना कोई बनाता है, कौन बना रहा है भाई? जो भी खाना प्राइमरी प्रोड्यूसर बनाएगा उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो उसका डीकंपोजिशन होता है या उसका एनर्जी फ्लो होता है। अगर मैं आपको सही सेंस में बताऊं, जितना भी बायोमास बनता है उसका मैक्सिमम पार्ट डीकंपोजिशन होता है। तो अगर आपसे आज कोई सवाल पूछ ले कि भाई कौन सा सही है, आपसे कोई ऐसे सवाल पूछ ले कि मार्क द करेक्ट करके पूछ ले, मार्क द करेक्ट, आपसे कोई ऑप्शन पूछ ले कि करेक्ट ऑप्शन बताओ, तो मैं आपसे कहूं कि भाई डीकंपोजिशन ज्यादा होगा किससे? हमारे पास एनर्जी फ्लो में जाने वाले किससे? एनर्जी फ्लो या जो हर्बीवोर खाता है उसके। बिल्कुल सही होगा। मैं अगर यहां पर एनर्जी फ्लो लिख दूं, किससे ज्यादा होगा? डीकंपोजिशन से। नहीं बेटा, क्योंकि जितना भी खाना बनता है उसका मैक्सिमम हिस्सा वो जाता है बेसिकली डीकंपोजिशन में, ये अपने दिमाग में रखना। और जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी ना उतना ज्यादा डीकंपोजिशन में जाएगा, क्योंकि हर्बीवोर एक लिमिट होती है बेटा उसकी, तो डीकंपोजिशन में ज्यादा जाता है। आप इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो डीकंपोजिशन होता क्या है? कोई भी आपका ऑर्गेनिक मैटर, चाहे ये प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जैसे मैं एनर्जी फ्लो में से कुछ एनिमल भी हैं उनका भी डीकंपोजिशन करेंगे। तो डीकंपोजिशन का सिंपल मीनिंग होता है, एक परिभाषा क्या है सुनो ध्यान से। डीकंपोजिशन होता है
ब्रेकडाउन ऑफ, ध्यान सुनेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंपल इनऑर्गेनिक में टूटना। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। नहीं बेटा, वहां ऑक्सीडेशन लिखते हैं, ब्रेकडाउन नहीं लिखते। तो मैं आपको अगर एक परिभाषा बताऊं डीकंपोजिशन की, तो मैं कहूंगा कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, आप समझो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक का मतलब क्या क्या हो सकता है। सेलुलोज हो सकता है, हमारे पास फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कुछ भी। सेलुलोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ने को हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन बोलते हैं। तो डीकंपोजिशन होता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक, है ना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को हम सिंपल इनऑर्गेनिक में जब तोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन बोलते हैं। क्या आपको यह बात समझ में आई कि नहीं? बताओ, क्या आपको यह बात क्लियर हुई? बताओ, सोचो, अपने दिमाग में लगाओ। तो इसे हमने क्या बोल दिया? डीकंपोजिशन बोल दिया। क्लियर है कि नहीं? यह चीज क्लियर है? बताओ बेटा, क्लियर है? बिल्कुल बताओ। तो इसे हमने क्या बोल दिया? डीकंपोजिशन बोल दिया। अब हम आगे की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ये सिंपल इनऑर्गेनिक क्या होता है? सिंपल ऑर्गेनिक का मतलब बेटा CO2, पानी और कोई भी मिनरल्स, अगर मैं इन चीजों में तोड़ता हूं तो ये डीकंपोजिशन है, ठीक है। क्या ग्लूकोज में तोड़ना डीकंपोजिशन है? हां, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट सिंपल इनऑर्गेनिक होना चाहिए। ऐसा तो रेस्पिरेशन में भी होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है, ये फर्क है। क्या CO2 बनता है रेस्पिरेशन में? हां बनता है। डीकंपोजिशन में भी बनता है। तो अगर आपको कोई सवाल आ जाए कि व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन डीकंपोजिशन एंड रेस्पिरेशन, आप कहोगे CO2 का बनना। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा? डीकंपोजिशन के स्टेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी आपको पढ़ाती भी है कि डीकंपोजिशन के 5 बड़े स्टेप होते हैं, 5 मेजर स्टेप होते हैं, ठीक है। 5 मेजर स्टेप है, उनका डिस्कशन एनसीईआरटी करती है, ठीक है। सबसे पहले वो ये मानती है कि मेरे पास स्टेप्स की बात कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं स्टेप्स की। मेरे पास ये डेड, एनसीईआरटी कहती है कि मेरे पास ये डेड लीफ है, जैसे ये डेड लीफ है, ठीक है। उसके अलावा मान लो ये डेड लीफ है हमारे पास, दिस इज डेड लीफ। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है? कोई डेड एनिमल हो सकता है। मान लो अपना मस्त एकदम डेड एनिमल, उसमें से कोई हो सकता है। एनिमल का एक्सक्रीटा हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है ना। हम इसको क्या, देखो इधर देखो, हमारे पास डेड लीफ हो सकती है, ठीक है। ये डेड एनिमल हो सकता है, ठीक है। या हम लिख सकते हैं कोई वेस्ट मटेरियल हो सकता है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल हमने यहां पर ये सब बनाया, इसे हम सबको ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। हम आप सब लोग ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। हां सर, ये बात तो ठीक लग रही है, ठीक है। डेड है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसके लिए कई बार हम एक वर्ड यूज करते हैं, लिटर। लिटर वैसे कूड़े को कहते हैं। तो डेड जो मटेरियल होता है ना, इन सबको हम लिटर कहते हैं। तो लिटर वैसे कूड़े के लिए होता है, ठीक है। हम इसके लिए एक और दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं, डेट्राइटस। तो ये जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं डेट्राइटस, डेट्राइटस। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सॉइल के अंदर काफी सारे ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि एक अर्थवॉर्म है, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो इस डेट्राइटस को खाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। मतलब वो चाहते हैं, वो इसको कंज्यूम करते हैं और इसको छोटे छोटे पीसीज में तोड़ देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे किस में तोड़ देते हैं? पीसीज में। तो इन्होंने क्या किया, इसको छोटे छोटे ऐसे पीसीज में लीफ को तोड़ दिया, या एनिमल को छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। तो ये जो मेरे पास जिसने किया, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वो किसने किया है हमारे पास? वो किया है हमारे पास किसने? अर्थवॉर्म ने। समझ में आ रहा है?
अर्थवॉर्म ने किया है। तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब ये जो बड़ा पार्ट ऑर्गेनिक का है ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। जब फ्रेगमेंटेशन होती है तो कुछ मिनरल्स भी रिलीज होते हैं बेटा, कुछ मिनरल्स भी उसके आसपास रिलीज होते हैं। जब ये टुकड़ों में टूटता है तो कुछ मिनरल्स हमारे पास ऐसे रिलीज होते हैं। वो मिनरल्स जो होते हैं वो मिट्टी में चले जाते हैं बेटा, नीचे चले जाते हैं। वो मिनरल्स क्या होते हैं? नीचे चले जाते हैं, हाँ, सॉइल में डीप चले जाते हैं। उसे हम कहते हैं लीचिंग। तो मेरे पास क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन से कुछ मिनरल बनेंगे और वो सॉइल में डीप चले जाएंगे। मेरी बात सुने ध्यान से। हम यहां पर एक वर्ड लिख रहे हैं लीचिंग। सेकेंड स्टेप है लीचिंग। देखो लीचिंग में क्या होता है, जो मेरे पास डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसकी फ्रेगमेंटेशन होके छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए। कौन क्या बन गए? स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन गए। ठीक है बेटा। जब ये चीजें टूट रही थी तो टूटते वक्त कुछ सेल डैमेज हुआ होगा, साइटोप्लाज्म कुछ टूटे होंगे सेल, उसके मिनरल नीचे चले जाते हैं। अब मेरे पास ये सॉइल है, ध्यान से समझना। सॉइल में जो प्लांट्स हैं उनकी रूट यहीं तक जाती है, इस लेयर तक जाती है, समझो, वो इस लेयर तक जाती है सिर्फ। ठीक है। लेकिन लीचिंग में क्या हो रहा है बेटा? लीचिंग में ये और डीप चले गए हैं, मतलब उस लेयर में चले गए हैं कि जो प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है। तो लीचिंग में क्या होता है? हमारे पास वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक मिनरल, ऐसे इनऑर्गेनिक मिनरल जो वाटर सॉल्यूबल है, वो क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं डीपर लेयर में। मूव इनटू डीपर लेयर, मूव कर जाते हैं किसमें? डीपर लेयर में मूव कर जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? उसको हम क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मिनरल मूव इनटू डीपर लेयर, उसको हमने क्या बोल दिया? लीचिंग बोल दिया। और क्या करेंगे? प्रेसिपिटेट का मतलब यहां नीचे इकट्ठे हो गए, ये मिनरल, है ना, ये सॉइल के उस भाग में आ गए जो प्लांट की रूट नहीं पहुंचती। तो प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट। इतनी बात समझ में आ रही है? ये हो गया। अब मेरी बात सुनो। अब क्या होता है बेटा? ये छोटे छोटे टुकड़ों में लीफ को काट दिया अर्थवॉर्म ने, कुछ खा लिया कुछ छोड़ दिया। ठीक है। ये जो टुकड़े हैं इन पर अब फंगस और बैक्टीरिया जो मेन डीकंपोजर्स हैं वो काम करने लगते हैं। क्या वो इस पे काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन जब टुकड़े में टूट जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। तो अब इसमें जो प्रोसेस होगा उसे हम नाम देते हैं कैटाबोलिज्म। क्या नाम देते हैं बेटा? हम नाम देते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म एक तरीके का एंजाइमेटिक डाइजेशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन ऐसे मेन डीकंपोजर हैं जो नेचर में है, वो बैक्टीरिया और फंजाई हैं। तो बैक्टीरिया और फंजाई इसको डाइजेस्ट करेंगे। अब मैं आपसे अगर पूछूं, बैक्टीरिया और फंजाई मेनली वो एंजाइम बनाते हैं, जैसे मान लो सेलुलेज बना दिया उसने, शुगर को एमाइलेज बना दिया, ऐसे एंजाइम बनाएंगे जो चीजों को आसानी से डाइजेस्ट कर दे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं प्लांट में जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। मान लो कुछ पार्ट हमारे पास लिग्निन का रह गया, तो कुछ मटेरियल अनडाइजेस्टेड रह जाता है। तो वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल वो यहां रह गया बेटा, ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल है। दिस इज अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया। ठीक है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ये, है ना। अब आप सोचो, मेरी बात समझो ध्यान से। ये प्रोसेस ऐसे चल रहा है, इसके साथ साथ इसके ऊपर और लीफ भी तो गिर रही होगी। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे जो लीफ है वो टूटी, उसमें से कुछ मिनरल नीचे गए जिसे लीचिंग कह दिया, वो ऐसी लेयर में चले गए मिनरल जो ऐसे अनअवेलेबल सॉल्ट है, फिर उसमें कैटाबोलिज्म हो रहा है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, इतने में कुछ लीफ ऊपर से और गिर गई। तो एनसीईआरटी कहती है कि ये तीन प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म, ये तीन प्रोसेस एक साथ चलते हैं। तो जो लीफ गिरी थी उनमें चल रहे हैं, फिर जब ऊपर दूसरी गिरेगी उसमें चलेंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए बेटा। तो अब क्या हो गया, ये अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है ये कुछ टाइम के बाद ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो जो फोर्थ स्टेप है, क्योंकि बेटा ये अनडाइजेस्टेड है, तो धीरे धीरे एक ब्लैक कलर के मांस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका डाइजेशन होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। तो ये जो ब्लैक कलर का मांस हमारे पास बन गया, एक ब्लैक कलर का ऐसे मांस बन जाएगा, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, ह्यूमस का नाम दे देंगे। ये हमारे पास क्या बन गया, ह्यूमस बन गया। अब आपको ह्यूमस की प्रॉपर्टी भी बताएंगे कि ह्यूमस क्या होता है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है, मतलब माइक्रोब्स उसे डाइजेस्ट करते हैं बहुत धीरे धीरे। इससे फायदा यह होता है कि जब माइक्रोब धीरे डाइजेस्ट करेंगे तो उससे जो मिनरल रिलीज होंगे, कुछ तो माइक्रोब उसका ऑर्गेनिक मटेरियल खा लेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, बैक्टीरिया और फंजाई इसको डाइजेस्ट करके क्या खाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल खाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने ह्यूमस जो होगा वो स्लोली स्लोली डिकंपोज होगा, धीरे धीरे टूटेगा, तो धीरे धीरे मिनरल रिलीज होंगे। अगर मिनरल धीरे धीरे मिट्टी में जाते हैं तो प्लांट ले सकता है, तेजी में जाएंगे तो ले नहीं सकता। इसीलिए हम कहते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर में फर्टिलाइजर से बेटर मैन्योर होता है, क्योंकि मैन्योर क्या करता है, आपका खाद जो होती है वो ह्यूमस बना लेता है, ह्यूमस में से मिनरल धीरे धीरे रिलीज होते हैं, जिस वजह से प्लांट ले पाता है। और अगर आप फर्टिलाइजर डालते हो, मिनरल रिलीज तो होते हैं पर तेजी से होते हैं, उनमें से प्लांट हो सकता है कुछ परसेंट ले पाता है, बाकी का सारा ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, हमने कहा ये भी टूटेगा, अगर ये भी टूटेगा तो ये कहां तक जाएगा, जहां भी जा रहा है, पर ये धीरे धीरे टूटेगा। अगर ये धीरे धीरे टूटेगा तो कुछ मिनरल प्लांट ले पाएगा, कुछ मिनरल इसमें से प्लांट ले लेगा बेटा, है ना, कुछ ले लेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन और लीचिंग में एक फर्क होता है। मिनरलाइजेशन में हमारे पास स्लो डिकम्पोजिशन के बाद बनता है, लीचिंग में फास्ट डिकम्पोज होकर चीजें जो थी वो नीचे चली गई। क्लियर है। तो ये मेरे पास 5 स्टेप हैं डिकम्पोजिशन के। डिकम्पोजिशन का मेन पर्पस है, कोई भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, आप एक चीज समझो ध्यान से, कोई भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल अगर सॉइल में है तो उसको डिकम्पोज करने की जिम्मेदारी मेनली बैक्टीरिया फंजाई की होती है, पर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं आपके पास अर्थवॉर्म या कोई भी इंसेक्ट, जो उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देते हैं। उसके बाद मेरे पास ह्यूमस बन जाता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल से, ह्यूमस धीरे धीरे मिनरल, तो इसको भी बैक्टीरिया फंजाई तोड़ते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि इसको तोड़ने के लिए हमारे पास मान लो 200 टाइप के बैक्टीरिया, 200 टाइप की फंजाई हैं, ह्यूमस को तोड़ने के लिए थोड़े कम होते हैं, कम लोग होते हैं, क्योंकि वो माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है, धीरे धीरे टूटता है। कुछ आया समझ, सोचो। तो हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको यह समझाया कि मैक्सिमम चीज का क्या होता है, डीकंपोजिशन होता है। डीकंपोजिशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल इनऑर्गेनिक में तोड़ना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे स्टेप्स की बात करूं तो पहला स्टेप मेरे पास फ्रेगमेंटेशन है। पहला स्टेप मेरे पास क्या है बेटा, फ्रेगमेंटेशन। सर आपने फ्रेगमेंटेशन क्या बताया, बता देते हैं। हमारे पास क्या होगा, कोई भी लार्ज ऑर्गेनिक डेड मटेरियल, इसको आप क्या बोलते हो, डेट्राइटस। इसको क्या बोलते हो, डेट्राइटस। इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीस, किसके द्वारा, बाई डेट्राइटिवोर। किसके थ्रू, डेट्राइटिवोर के थ्रू। तो छोटे पीस में तोड़ दिया जाएगा डेट्राइटिवोर के थ्रू। नाउ व्हाट आर डेट्राइटिवोर, दे आर अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म है, ध्यान से सुनेंगे, अर्थवॉर्म है, डेट्राइटिवोर की बात कर रहा हूं बेटा। अर्थवॉर्म हो सकता है, कुछ आर्थ्रोपोड हो सकते हैं। आर्थ्रोपोड का मतलब कुछ हमारे पास इंसेक्ट्स हो सकते हैं, मैं आर्थ्रोपोड ना लिख के इंसेक्ट लिख देता हूं। इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ निमेटोड्स भी होते हैं, है ना, जो सॉइल में रहते हैं, उन्हें हम डेट्राइटिवोर कहते हैं। ठीक हो गई बात। दूसरी कहानी यह है बेटा, दूसरी कहानी यह है कि फ्रेगमेंटेशन से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, एरिया इंक्रीज हो जाएगा, हां, क्योंकि वो छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया। ये मेन फंक्शन है। सेकंड हमारे पास है बेटा लीचिंग। क्या है लीचिंग,
अब ये कोई कहे कि सेकंड पहले होगा, थर्ड पहले होगा, दोनों साथ में होते हैं। वैसे तो होता क्या है बेटा, फ्रेगमेंटेशन से कुछ मिनरल रिलीज होते हैं। फ्रेगमेंटेशन रिलीज सम मिनरल, जो क्या होंगे, विच मूव इनटू डीपर लेयर and remain as unavailable salt। कैसे रिमेन रहेगा, अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह से, है ना। कैसे रिमेन रहेगा, अनअवेलेबल सॉल्ट की तरीके से रिमेन रहेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, लीचिंग बोल सकते हैं। समझो इस बात को। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, रिलीज करता है कुछ मिनरल विच मूव इनटू डीपर लेयर, जो किसमें मूव कर जाएंगे, डीपर लेयर, एंड रिमेन एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट। रिमेन एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट, इसे हमने क्या बोल दिया, लीचिंग बोल दिया। इसे हमने क्या बोल दिया, लीचिंग बोल दिया। यह चीज आप अपने दिमाग में रखें। तो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, हमारे पास लीचिंग है। ये दो चीज मैंने आपको बता दी। क्लियर है, ये दो चीज मैंने आपको बता दी कि फ्रेगमेंटेशन और लीचिंग क्या होता है। ये दो चीज मैंने आपको बता दी। क्लियर हो गई कि नहीं। अब देखो थर्ड क्या होगा, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म आपने पढ़ा है, ब्रेक डाउन को कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा बेटा, सॉइल के अंदर बैक्टीरिया फंजाई होते हैं। इन सॉइल बैक्टीरिया एंड फंजाई वो क्या करेंगे, एक्ट ऑन फ्रेगमेंट्स। वो तो बड़े पीस पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो वो क्या करेंगे, लार्ज ऑर्गेनिक को सॉल्यूबल ऑर्गेनिक में तोड़ेंगे पहले तो, और फिर वो जो बैक्टीरिया फंजाई है ना, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, उसके बाद उस सॉल्यूबल ऑर्गेनिक को अपने अंदर लेकर यूज करेंगे। ठीक है, और उसके साथ बेटा सॉल्यूबल ऑर्गेनिक के साथ कुछ इनऑर्गेनिक भी बनेगा, और कुछ ऐसी चीज होगी जो अनडाइजेस्टेड भी होगी। ये तीनों चीजें बन जाएंगी हमारे पास। आपको समझो ध्यान से, लार्ज ऑर्गेनिक को सॉल्यूबल ऑर्गेनिक में तोड़ के, मान लो सेलुलोज को तोड़ के शुगर बनाएंगे, शुगर एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक कर लिया। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें बनेंगी जो इनऑर्गेनिक होंगी, वो सॉइल में चली गई, उसका फिर मिनरलाइजेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ चीजें अनडाइजेस्टेड रह जाएंगी जिसपे वो काम नहीं कर पाएगा, इतने में ऊपर से और लीफ गिर जाएंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीन स्टेप हैं, मतलब कौन से तीन स्टेप, हम लिख देते हैं यहां पर, हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और तीन, ये स्टेप्स साइमल्टेनियसली होते हैं, अकर साइमल्टेनियसली इन सॉइल। अपर लेयर में होते हैं साइमल्टेनियसली, सॉइल में साइमल्टेनियस होते हैं। अब आ जाओ जरा फोर्थ, अब आ जाओ फोर्थ, समझना ध्यान से। अब हम बात करते हैं फोर्थ की, एक सेकेंड दो बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में हमारे पास है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन होता है ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है, ह्यूमस फॉर्मेशन है। इसमें क्या होगा, ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा बेटा, ह्यूमस बनेगा। ह्यूमस क्या होता है, अनडाइजेस्टेड मास होता है। ह्यूमस क्या होता है, अनडाइजेस्टेड मास है। तो ब्लैक कलर का बेटा हमारे पास क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, जो अनडाइजेस्टेड ऑर्गेनिक है, आप समझो ध्यान से, अनडाइजेस्टेड ऑर्गेनिक है, वो सम टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक कलर के मास में, कन्वर्ट इनटू ब्लैक कलर मास। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस बेटा ब्लैक कलर का होता है। इसके फीचर सुन लो, एमोर्फस होता है। एमोर्फस आपको समझ में आता है, जैसे आप उसको दबाओ तो ऐसे दब सा जाएगा, एमोर्फस होगा। ठीक है, कोलॉइडल होगा, रिजर्वायर की तरह काम करेगा, एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ मिनरल, रिजर्वायर ऑफ मिनरल
एनसीईआरटी लिखती है स्लो डीकंपोज करेगा और माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होगा। एक तरफ तो लिखती है माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है, मतलब उस पे माइक्रोब धीरे धीरे काम करेंगे। उसके अलावा वो स्लो डीकंपोज करेगा, करेगा भी धीरे धीरे डीकंपोज। ऐसे उस ब्लैक कलर के मास को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमस बोलेंगे। दिमाग में बिठाओ अपने ये बात, इसको हम क्या बोलने वाले? ह्यूमस बोलने वाले हैं। अब ह्यूमिफिकेशन के बाद, ध्यान दे बेटा, ह्यूमिफिकेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आएगी, ह्यूमिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट आएगी लास्ट स्टेप, दैट इज मिनरलाइजेशन। ह्यूमस भी धीरे धीरे टूटेगा। ह्यूमस ऑर्गेनिक है ना बेटा, फाइनली सारी ऑर्गेनिक चीज टूट जाती है, तो ह्यूमस भी ऑर्गेनिक है। ह्यूमस क्या है? ऑर्गेनिक है। ये स्लोली डीकंपोज होके, भाई इसको भी बैक्टीरिया और फंजाई तोड़ेंगे, पर ये वो वाले होंगे जो ह्यूमस को तोड़ सकते हैं। वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स में आ जाएगा। इनऑर्गेनिक किस में आ जाएगा? मिनरल्स में। और जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स में आया वो सॉइल में जाएंगे, ठीक है, सॉइल में मूव करेंगे स्लोली, इसीलिए प्लांट इसे ले सकता है। क्या आपको समझ में आ गया? तो हमने आपको क्या क्या बताया? फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, सेकंड लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, एंड लास्ट स्टेप इज मिनरलाइजेशन। कौन से दो स्टेप एक साथ, तीन स्टेप एक साथ होते हैं? ये तीनों। उसके बाद वो मटेरियल नीचे चला जाता है, ऊपर नई लीफ गिरती है, फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, चेक कर लेना मेरे कहने से कि कौन से प्रोसेस साइमल्टेनियस होते हैं। ठीक है, अब हमें यह समझ में आना चाहिए, अगर आपसे कोई कहे व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डीकंपोजिशन, ध्यान से सुनना, फाइनल प्रोडक्ट, मेरे पास इनऑर्गेनिक मिनरल होंगे। ये इनऑर्गेनिक मिनरल वाटर सॉल्युबल होने चाहिए, पानी में घुलेंगे तभी नीचे जाएंगे। हां सर, सही बात है। चार्ज आयंस, साथ में CO2 बनेगा और साथ में H2O, क्योंकि एक मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये चीजें बननी चाहिए ऑर्गेनिक से। क्लियर है कि नहीं? ये चीजें बननी चाहिए, ये फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए। अब आपसे अगर कोई पूछे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे डीकंपोजिशन डिपेंड कर सकता है, जैसे मैं आपसे पूछूं आज तापमान 35 डिग्री 30 डिग्री है और या तो तापमान 10 डिग्री है, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता होगा? बिल्कुल, एंजाइमेटिक प्रोसेस है ना, और एंजाइम बैक्टीरिया फंजाई सेल के बाहर रिलीज कर रहा है, तो बहुत फर्क पड़ने वाला है एंजाइम का, तो एंजाइम पे टेम्परेचर का। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होता है देख लो बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर वही होता है 25 से 30 डिग्री के आसपास, 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ज्यादा, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर पर डीकंपोजिशन नहीं होता या बहुत स्लो, तो लो टेम्परेचर पे डीकंपोजिशन स्लो हो जाता है। अगर डीकंपोजिशन स्लो है और लीफ गिरती जा रही है तो क्या ऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठा नहीं हो जाएगा? मान लो डीकंपोजिशन स्लो है और ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होता जा रहा है, तो इसके क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट का मतलब है इकट्ठा हो जाना, समझो इस बात को। तो टेम्परेचर ऑप्टिमम कितना है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है? अगर लो टेम्परेचर होगा तो डीकंपोजिशन स्लो हो जाएगा और ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास एक्यूमुलेट हो जाएगा। सही है सर। सेकंड, फर्स्ट हो गया टेम्परेचर ऑप्टिमम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, समझो ध्यान से। अब आओ जरा दूसरा, सेकंड है बेटा एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशन। देखो, एरोबिक कंडीशन का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, उसमें डीकंपोजिशन फास्ट होता है। डीकंपोजिशन क्या होगा बेटा? फास्ट होता है। और अगर एनएरोबिक होती है, अगर एनएरोबिक होगी तो डीकंपोजिशन क्या होगा? स्लो होगा। डीकंपोजिशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। आप समझे इसे? तो एरोबिक में डीकंपोजिशन हमारे पास फास्ट हो जाएगा और एनएरोबिक में डीकंपोजिशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमिडिटी। आपको पता है कि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर में बैक्टीरिया और फंजाई के स्पोर जर्मिनेट करते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई के
बैक्टीरिया और फंजाई के बेटा स्पोर का जर्मिनेशन हो जाता है, तो इससे आसानी होगी बेटा डीकंपोजिशन में। स्पोर का मतलब जर्मिनेशन होगा, तो नए नए बैक्टीरिया फंजाई जब जर्मिनेट करेंगे उस पर्टिकुलर जगह पे, तो बढ़िया है, फायदा होगा। फोर्थ होता है केमिकल नेचर। केमिकल नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ध्यान से देखें, ये तीनों कंडीशंस हैं और ये केमिकल नेचर है किसका? डेट्राइटस का। आपको मैं एक चीज बताता हूं, मान लो अगर डेट्राइटस जिसका डीकंपोजिशन होना है उसमें अगर शुगर है या नाइट्रोजन है डेट्राइटस में, इन डेट्राइटस, तो क्या होगा? डीकंपोजिशन फास्ट हो जाएगा। डीकंपोजिशन क्या हो जाएगा? फास्ट। और अगर ध्यान देंगे, शुगर और नाइट्रोजन है, और अगर हमारे पास ध्यान दें शुगर और नाइट्रोजन है तो डीकंपोजिशन फास्ट हो जाएगा। और अगर हमारे पास, ध्यान दें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस की मैं बात कर रहा हूं, शुगर और नाइट्रोजन है तो डीकंपोजिशन फास्ट हो जाएगा। डीकंपोजिशन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। और उसमें काइटिन और लिग्निन है। काइटिन आपको पता है ज्यादा तेजी से डीकंपोज नहीं होता, लिग्निन लकड़ी होती है, तो इसमें क्या होगा? डीकंपोजिशन स्लो होगा। तो केमिकल नेचर भी मैटर करता है बेटा, क्योंकि काइटिन को तोड़ना, लिग्निन को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। शुगर जल्दी जल्दी से फंजाई बैक्टीरिया खा जाएगा तो डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है उनके लिए भी। मतलब बेसिकली क्या होता है, इन चीजों को एब्जॉर्ब करना है, तोड़ना ज्यादा नहीं है, इनको तोड़ना है, फिर कन्वर्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो टाइम लगता है। क्लियर है? अगर आपको ये सारी चीजें समझ आई हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आप दिमाग लगाओ 1 मिनट में, जल्दी। दिमाग लगाओ बेटा। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग डीकंपोज फास्ट। अब ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आप केमिकली देखो कि क्या आसानी से टूटेगा। केमिकली चेक करो, बस इसे केमिकली चेक करो। तो पोटैटो ट्यूबर में स्टार्च होगा, काइटिन लिखा हुआ है, वुड में क्या होगा? लिग्निन होगा, और अलग से लिग्निन भी लिखा हुआ है। तो हमारे पास अगर आप देखेंगे स्टार्च जल्दी टूटेगा ना, तो पोटैटो ट्यूबर आएगा। तो कौन सी चीज फास्ट डीकंपोज करेगी? ट्यूबर, पोटैटो का। विच ऑफ द फॉलोइंग डीकंपोज स्लो। अब जरा देखो इसमें सबसे स्लो कौन होगा? लकड़ी। किस पे? 37 डिग्री सेल्सियस में। मान लो आपको लकड़ी और लीफ में कंपेयर करना पड़े, तो लीफ में सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, जल्दी टूट जाएगा। लकड़ी में लिग्निन होता है, धीरे धीरे टूटेगा। समझो, ट्यूबर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये तो और तेजी से होगा। मैं सीक्वेंस लिख देता हूं, सबसे फास्ट ये होगा, दूसरे नंबर पर ये होगा। अब देखो जरा, लीफ 10 डिग्री पर दे रखी है दोनों में, एक में एरोबिक कंडीशन और एक में एनएरोबिक, तो तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा, चौथे नंबर पे ये। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने यहां पर केमिकल को कंडीशन से जोड़ दिया है। केमिकल को कंडीशन से जोड़ के अब हम देख रहे हैं कि कौन काम करेगा। तो लीफ अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर है और एनएरोबिक कंडीशन है तो सबसे स्लो डीकंपोज करेगी। अब भाई मेरे पास ट्यूबर भी तो, ये भी तो है, लकड़ी भी तो है 37 डिग्री पे। लकड़ी और लीफ में बेटा वुड स्लो होता है, पर कंडीशन बड़ा मैटर करती है। ठीक है, 10 डिग्री और साथ में एनएरोबिक भी। क्लियर है? दिमाग लगाओ। ठीक है, अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आप एनसीईआरटी से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये डीकंपोजिशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी से प्रॉपरली पढ़ेंगे, सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग एनर्जी फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और देखिए मैं इसको किस तरीके से आपको समझा रहा हूं। अब आपको हम एनर्जी फ्लो पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम एनर्जी फ्लो कहां पढ़ रहे हैं मुझे बताओ। एनर्जी का फ्लो, एक कहेगा फूड चेन में, नहीं बेटा मैं लोकेशन पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा कैसे होगा, मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि एनर्जी फ्लो की लोकेशन क्या है। अब आपने क्या करना, ये जो टॉपिक पढ़ा था डीकंपोजिशन, अब लेक्चर को पॉज करना है और एनसीईआरटी रीड करनी है। आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे एनसीईआरटी रीड करने में, डीकंपोजिशन की एकदम समझ आ जाएगा। तो इसको रोककर लेक्चर को 3-4 मिनट एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर ये वाला पार्ट देखना। ठीक है, अब आओ हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो की।
बहुत ध्यान से आपने देखना है एनर्जी फ्लो में क्या बता रहा हूं। देखो, हमारे पास ये एक इकोसिस्टम है, ध्यान दें बेटा, हमारे पास ये एक इकोसिस्टम है, दिस इज वन इकोसिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास एक इकोसिस्टम है। आप याद करिए, मैंने इकोसिस्टम में आपको कितने कंपोनेंट लिखवाए थे? मैंने आपको लिखवाए थे एबायोटिक, ठीक है, और साथ में मैंने आपको बायोटिक लिखवाए थे। अब बायोटिक में मान लो मैंने लिख दिया आपको प्लांट, ग्रास लिख दी, ग्रास के साथ ट्री लिख दिया, ट्री के साथ साइनोबैक्टीरिया लिख दिया, फिर मैंने क्या लिख दिया? रैबिट लिख दिया, फिर मैंने यहां पर ग्रास हॉपर भी लिख दिया। मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ लिख दो आप, मान लो यहां पे आप क्या लिख दो? फॉक्स वगैरह लिख दो, है ना, फॉक्स लिख दो या जैकल लिख दो, कुछ भी ऐसी चीजें लिख दो, है ना, कोई कार्निवोर लिख दो, ठीक है। एक बर्ड लिख दो आप, स्नेक लिख दो, जैकल लिख दो, ऐसा कुछ आप लिखने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम किसी इकोसिस्टम को देखते हैं तो आपको ये बायोटिक फैक्टर नहीं दिखने चाहिए, मतलब आपको ये ऐसे नहीं दिखने चाहिए। जब भी आप किसी इकोसिस्टम को देखो तो ये आपको कोई काम करते हुए दिखने चाहिए, खाली नहीं दिखने चाहिए। मतलब क्या हुआ सर इसका? आपको जब भी कोई इकोसिस्टम देखो तो आपको ग्रास, ट्री, साइनोबैक्टीरिया एक सिंगल नाम में दिखने चाहिए, प्रोड्यूसर। तो जब भी हम किसी इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट में हम उस ऑर्गेनिज्म का नाम ना लिखकर उसके फंक्शन की बात करते हैं, कि जैसे ग्रास, ट्री, साइनोबैक्टीरिया ये सारे मिलकर एक कॉमन काम कर रहे हैं जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ऐसे ही रैबिट और ये ग्रास हॉपर ये मेरे पास किसका काम कर रहे हैं? हर्बीवोर का। किसका काम कर रहे हैं? हर्बीवोर का। या मैं लिख सकता हूं कंज्यूमर का काम कर रहे हैं। और फिर ये मान लो जो है मेरे पास ये मेरे पास कार्निवोर का काम कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी क्या नाम है बायोटिक फैक्टर को देखो, उनको देखने का नजरिया यह है कि आप उन्हें इंडिविजुअल की तरह मत देखो कि वो ट्री है, वो ग्रास है, नहीं। आप उन्हें उनके फंक्शन के थ्रू देखो कि वो क्या काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? ऐसा प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, हर्बीवोर है, कार्निवोर है, ओमनीवोर है, इस तरीके से देखो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं बायोटिक कंपोनेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट का जो नाम है वो ऑन द बेसिस ऑफ रोल पे बात करेंगे हम। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने फोटोसिंथेसिस नहीं बोलना है, आपने प्रोडक्टिविटी बोलनी है, याद है? ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट का ऑन द बेसिस ऑफ रोल बात करनी है आपने, हल्की बात नहीं करनी, ठीक है। तो हम जब बायोटिक कंपोनेंट की बात करोगे तो आप लिखोगे प्राइमरी प्रोड्यूसर। आप किसकी बात करोगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर की। इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, मतलब यहां आपके पास ग्रास आ सकती है, यहां आपके पास ट्री आ सकता है, यहां आपके पास फाइटोप्लैंक्टन आ सकता है, एल्गी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है ऐसा, है ना। ये सारी चीजों में से कोई भी चीज आ सकती है। तो आप ऐसी बातें करोगे। फिर आपसे अगर कोई कहे कंज्यूमर की बात करो, तो कंज्यूमर में भी आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरह के कंज्यूमर की बात कर रहे हो। अगर आप बात कर रहे हो प्राइमरी कंज्यूमर की, तो प्राइमरी कंज्यूमर हमारे पास हर्बीवोर को कहते हैं बेटा। किसको बोलते हैं? हर्बीवोर को बोलते हैं। तो हर्बीवोर में कोई भी आ सकता है, जैसे कि ग्रास हॉपर हर्बीवोर है, काऊ हमारे पास हर्बीवोर है। ग्रास हॉपर क्या है? हर्बीवोर है। काऊ हमारे पास हर्बीवोर है। समझो इस बात को। फिर आप लिख सकते हो सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में आपके पास पहला कार्निवोर आ सकता है, जिसे आप लिख सकते हो प्राइमरी कार्निवोर। अब इस प्राइमरी कार्निवोर में आपके पास स्नेक आ सकता है, ठीक है। आपके पास स्मॉल फिश आ सकती है, क्योंकि यहां पर आपने क्या लिख सकते थे? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन जो फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा।
क्लियर है? स्नेक, स्मॉल फिश आ गया, ठीक है, कोई जैकल टाइप की चीज आ गई, जैकाल टाइप की, है ना। ऐसे ही मान लो टॉप कंज्यूमर लिख दिया, तो टॉप कंज्यूमर कौन सा हो गया? सेकेंडरी कंज्यूम कार्निवोर हो गया, सेकेंडरी कार्निवोर हो गया। क्या हमारे पास यही होते हैं, और भी कुछ होता है? नहीं, और भी होते हैं बेटा। हमारे पास डीकंपोजर्स होते हैं, जो हमने बोला। तो बायोटिक कंपोनेंट में डीकंपोजर्स भी होते हैं, उसके साथ में स्कैवेंजर होते हैं। स्कैवेंजर कौन होते हैं? जो मरी हुई छोड़ी हुई चीजों पे खाते हैं। तो ये सारे आपके बायोटिक कंपोनेंट है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी फ्लो में ये कैसे काम करेंगे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, मैं आपको फूड चेन, फूड वेब पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं उसका सोचने का नजरिया बदलूंगा आपका, कि आपने आज तक जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो ठीक था, लेकिन उसको सोचो। अगर आप किसी इकोसिस्टम को देखते हो, तो इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट को देखने का मतलब मेंबर नहीं देखने, आपने उनके काम देखने हैं। क्लियर है? क्योंकि इंसान जो है बेटा काम से पहचाना जाता है। और आप में से बहुत सारे जो मक्कार बालक हैं, कोई काम नहीं करते घर में, है ना। उनको तो ऐसा लगता है कि जैसे, है ना, उनका तो एक ही काम है, वो अपने आप को मानते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर सिर्फ पिताजी हैं, वही कमा के लाएंगे, बाकी तो हम तो यहाँ पे, है ना, किसी भी ग्रुप में आ सकते हैं। ठीक है, वो अपने आप को टॉप कार कंज्यूमर टाइप समझते हैं, सब लाओ हम खा लेंगे, है ना। ठीक है, हाँ, कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्कैवेंजर टाइप के हैं। सही है, हाँ, एक बिस्किट का पैकेट रखा हुआ, उसी को 3 दिन से खा रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं। चलो कोई नहीं, आ जाओ। अब हम इकोसिस्टम की बात करेंगे। इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम है। इकोसिस्टम की सोर्स ऑफ एनर्जी, मेरी बात सुनो, सोर्स ऑफ एनर्जी सभी तरह के इकोसिस्टम में सन होगा, और कोई नहीं हो सकता, एक्सेप्ट मेरी बात समझो, अर्थ के कोर में लावा है, उस लावा की वजह से मेरे पास कुछ वोल्केनो बने हुए हैं। अब वो जो वोल्केनो है, उनकी जो हीट है, अगर वो वहां पे पानी को गर्म कर दे, तो ये कुछ हो सकता है कि डीप सी में छोड़ दूं, या हाइड्रोथर्मल वेंट छोड़ दूं। हाइड्रोथर्मल वेंट मतलब वो जमीन की हीट से आ रहा है, नहीं तो सभी तरह के इकोसिस्टम में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। तो सबसे पहले हम इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को देखेंगे, पर एनर्जी आएगी कैसे, एंड सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास सन इज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी इन मोस्ट इकोसिस्टम। अगर मैं ये बात लिख रहा हूं कि मोस्ट इकोसिस्टम में सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका मतलब फूड चेन इन इकोसिस्टम में प्लांट से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट के अलावा, फोटो ऑटोट्रॉफ के अलावा कोई और सन की एनर्जी को नहीं पकड़ सकता। ठीक है, यह चीज समझ में आ रही है। और उसके अलावा हमारे पास और कौन से इकोसिस्टम है, जैसे कि मैंने लिखा डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, जहां पे गर्म पानी लावा से गर्म होके या किसी भी तरीके से वोल्केनो से आ रहा है, उसमें अदर देन सन है, अदर देन सन है, आप समझ लो ध्यान से। और जब सन के अलावा कोई और होता है, तो हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा हो इनकी वजह से, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ आ सकते हैं वहां पर। लेकिन हमें यह समझना है कि यहां पर सन की एनर्जी को कौन कैप्चर करेगा? सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं, कैप्चर बाई फोटो ऑटोट्रॉफ, सिर्फ यही कर सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ, चाहे ऑक्सीजनिक हो चाहे एनऑक्सीजनिक हो, यही कैप्चर कर सकते हैं। अब यहां पर हम समझेंगे कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल को हम कहते हैं बेटा 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, सुनो ध्यान से, विजिबल होता है मेरे पास, विबग्योर होता है, वो 390 से 760 नैनोमीटर का होता है। उसमें से पार क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनेंगे, पार होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मतलब क्या हुआ, ये वो वेवलेंथ होती है जो फोटो ऑटोट्रॉफ के काम आ सकती है। मैं आपसे ही कह रहा हूं भाई, सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सन से तो सारी वेवलेंथ आ रही है, क्या सारी वेवलेंथ फोटो ऑटोट्रॉफ यूज कर पा रहा है? एक सेकंड दे बेटा, एक सेकंड दो।
हां, मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान सुनेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से पूरी रेंज आती है वेवलेंथ की, पर हमारे काम की कौन सी वेवलेंथ है? सिर्फ पार है। इसका मतलब बाकी कोई यूज की नहीं है। तो पार इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब एनर्जी के लिए तो सिर्फ यही काम आएगी। और पार क्या होता है बेटा हमारे पास? पार इज मेरे पास 50% ऑफ टोटल लाइट। टोटल लाइट का, सनलाइट का मेरे पास 50% होता है। सही है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। और प्लांट क्या यूज करते हैं, मेरी बात समझो ध्यान से। देखो, सन से मेरे पास लाइट आ रही है टोटल, ये टोटल लाइट आ रही है। इस टोटल लाइट का ये 50% पार है, तो पार चलो नीचे आ रही है। इस पार का भी सिर्फ 2 से 10% प्लांट यूज करते हैं। समझो, प्लांट यूज करते हैं। सर विबग्योर क्या है? वो विजिबल था, ठीक है, प्लांट यूज करते हैं। तो टोटल सनलाइट ये है, उस टोटल सनलाइट का आप समझो इस तरीके से 50% पार है, उस 50% का 2 से 10% प्लांट यूज करते हैं। 2 से 10% क्या होता है? प्लांट यूज करते हैं बेटा, प्लांट यूज करते हैं। समझे ध्यान से? तो 2 से 10% अगर प्लांट यूज कर रहे हैं, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि 1 से 5% ऑफ टोटल सनलाइट यूज करते हैं। भाई 2 से 10% अगर पार का है, तो 1 से 5 टोटल सनलाइट का नहीं हुआ? बताओ जरा, आ गई समझ ये बात? हां सर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, एनसीईआरटी कहती है देखो भाई, जो प्लांट्स हैं वो दोनों लॉ फॉलो करते हैं थर्मोडायनेमिक, मतलब सॉरी प्लांट क्यों, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है वो दोनों लॉ थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री की भी बात करेंगे हम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि भाई एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल देते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यह कहता है कि एनर्जी क्या होगी? नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कन्वर्ट होती है सिर्फ। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आप क्लियर हैं कि ये जो प्लांट्स हैं, चाहे आप इनकी बात कर लो, चाहे आप छोटे प्लांट्स की बात कर लो, चाहे आप साइनोबैक्टीरिया की बात कर लो, चाहे आप किसकी बात कर लो, साइनो। ये साइड में क्या बना रहा हूं बेटा? ये क्रोमेटोफोर है, ठीक है। तो मेरे पास चाहे प्लांट्स हैं, ट्री हैं, स्मॉल प्लांट है या साइनोबैक्टीरिया है, ये सभी तरह के प्लांट में मेरे पास लाइट आ रही है। इस तरीके से लाइट आती है। तो लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इनके पास जो भी शुगर बनता है, जो भी इनके पास खाना बनता है, वो एक तरीके की केमिकल एनर्जी है। और ये कौन सी एनर्जी यूज करते हैं बेटा? कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? लाइट एनर्जी। तो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। अब अगर मैं कहता हूं हर्बीवोर खाता है, तो हर्बीवोर भी सिर्फ उसको केमिकल एनर्जी की फॉर्म में ही तो लेगा। हर्बीवोर उसको एसिमिलेट करता है, तो हर्बीवोर भी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में है। तो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है ना। कार्निवोर में भी जा रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों लॉ थर्मोडायनेमिक्स के फॉलो होते हैं। पहला कि भाई एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में हुई। फिर वो केमिकल एनर्जी किसी ने खाई तो ठीक है, वो एक उसकी फॉर्म थी, मान लो उसकी स्टोरेज फॉर्म अलग केमिकल था, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये हम कह रहे हैं कि ये लॉ फॉलो होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? फॉलो होता है, ठीक है। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। तो ये हम कह रहे हैं कि ये फॉलो होता है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या है? व्हाट इज सेकंड लॉ? सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा? देखो, मान लो ये प्लांट्स हैं, समझने की कोशिश करना। उस प्लांट्स को किसी हर्बीवोर ने खाया और उससे उसमें क्या हुआ? कार्निवोर ने खाया। आप कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है।
एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज, मतलब रेंडमनेस बढ़ रही है। मेरी बात सुने ध्यान से, जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं किसी भी फूड चेन में, समझो इसे, जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पे जाते हैं तो एनर्जी हमारे पास रेस्पिरेशन लॉस की फॉर्म में जाती रहती है। क्लियर है? जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाते हैं तो हमारे पास रेस्पिरेटरी लॉस जरूर होता है। हमारे पास क्या होगा बेटा? रेस्पिरेटरी लॉस होगा। रेस्पिरेटरी लॉस जरूर होगा। तो मेरे पास ये प्लांट T1 है, ठीक है, उस T1 को किसी हर्बीवोर ने खाया, तो हर्बीवोर से जब कार्निवोर खाएगा तो एनर्जी इज फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन लॉस होगी। 100% ट्रांसफर नहीं होता, 100% एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, रेस्पिरेटरी फॉर्म में लॉस होती रहती है। क्लियर है? तो हम ये कहते हैं कि भाई ये लॉस होता रहेगा और एंट्रोपी बढ़ती रहेगी। उसको बनाए रखने के लिए जैसे मैं ये बोलूंगा कि हमारे पास ईच ट्रॉफिक लेवल पे हमारे पास एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है इन फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। किस फॉर्म में हो रहा है? रेस्पिरेशन की फॉर्म में हो रहा है। आप समझो इसे, इन फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन हो रहा है। तो क्या होता है बेटा? तो उससे क्या हो रही है? एंट्रोपी बढ़ रही है सिस्टम की। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या होगा? मतलब हमारे पास ये वाले इसकी हर्बीवोर वगैरह की ये बढ़ रही है, इनकी बढ़ रही है, और उसको ओवरकम करने के लिए उसको कंटिन्यूसली खाना पड़ता है, कंटिन्यूसली इनपुट चाहिए एनर्जी का। ये है सेकंड लॉ का सपोर्ट, इनपुट ऑफ एनर्जी, मतलब उसे खाना पड़ेगा लगातार क्योंकि रेस्पिरेशन लॉस चलता रहता है। तो सेकंड लॉ जो है बेटा वो ये भी सपोर्ट करता है कि क्योंकि रेस्पिरेशन लॉस हर एक लेवल पर होता है। आप समझो इस बात को, रेस्पिरेशन लॉस T1 से T2 पर होगा, T3 पर होगा, T4 पे होगा, T5 पर होगा। हर लेवल पर जाकर कुछ ना कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन लॉस की फॉर्म में जाती रहती है। एनर्जी का लॉस होता रहता, 100% कन्वर्जन नहीं होता। अगर ये लॉस हो रहा है तो लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचते पहुंचते लोवेस्ट एनर्जी पहुंचती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत लंबी फूड चेन नहीं होती। अगर बहुत लंबी फूड चेन होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी हमारे पास। क्या ये वाली बातें समझ में आ गई हैं? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या ये वाली बातें समझ में आ गई हैं? तो रेस्पिरेटरी लॉस जो होता है ना बेटा, वो कैसे होता है आप देख लो। T1 से T2 में R, T2 से T3 में R, T3 से T4 में R, T4 से T5 में R। ये हमारे पास रेस्पिरेटरी लॉस है। आ जाओ फूड चेन की बात करते हैं। क्लियर है? फूड चेन की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फूड चेन क्या होता है? एक सिंपल भाषा में आपसे पूछूं मैं कि फूड चेन क्या होता है? फूड चेन क्या होता है बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं इकोसिस्टम में आपने इतने सारे ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए, क्या इकोसिस्टम में सिंगल फूड चेन होगी? कभी भी नहीं सर, सिंगल फूड चेन हो ही नहीं सकती। जरा फूड चेन पे थोड़ा सा अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। मुझे बताओ, घास है, ठीक है, घास जो है उसको मैं पहले ट्रॉफिक लेवल पे रखता हूं जिसे मैं कहता हूं प्राइमरी प्रोड्यूसर। घास से जो फूड चेन स्टार्ट होती है, ठीक है, घास के से जो फूड चेन स्टार्ट होती है, तो घास को रैबिट भी खा सकता है, गोट भी खा सकती है, काऊ भी खा सकती है। इसका मतलब अलग अलग फूड चेन स्टार्ट हो सकती है। ये चीज समझ में आ रही है? तो सेम प्राइमरी प्रोड्यूसर से कई फूड चेन स्टार्ट हो सकती है। तो ऐसा नहीं होता, नेचर में हमारे पास सिंगल फूड चेन होगी। दूसरी चीज क्या है? फूड चेन आपस में एक तो यहां जुड़ सकती हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया, मेरे हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा मतलब यह है कि बहुत सारी फूड चेन ग्रास से जुड़ सकती हैं ऐसे, और ऐसा भी हो सकता है कि फूड चेन आपस में भी कनेक्ट हो जाए, जिसे आप क्या कह सकते हो? फूड वेब कह सकते हो। तब ये टोटल कनेक्शंस बनने लगेंगे तो फूड वेब बोलेंगे। तो फूड चेन का मतलब होता है किसने किसको खाया, विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम विच वन, किसने किसको खाया, इस रिलेशन को, दिस रिलेशन, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फूड चेन के कुछ फीचर बताओ,
तो सबसे पहले फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है? हमेशा देखो फूड चेन किससे स्टार्ट हो सकती है। मैंने कहा देखो भाई एक काम करते हैं, ग्रास से हो सकती है, ट्री से हो सकती है, साइनोबैक्टीरिया फाइटोप्लैंक्टन से हो सकती है। तो ये सारे तो बेटा हमारे पास प्लांट्स हो गए ना, ये सारे क्या हो गए? प्लांट्स हो गए। तो फूड चेन प्लांट से स्टार्ट हो सकती है। उसके अलावा दूसरी चीज, डेड मटेरियल से भी स्टार्ट हो सकती है। डेड मटेरियल को कौन खाएगा? कोई डीकंपोजर खाता, उससे भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फूड चेन या तो प्लांट से या डेड मटेरियल से स्टार्ट होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि फूड चेन जब भी स्टार्ट होगी ऑर्गेनिक मटेरियल से। तो इस पॉइंट को याद रखें, फूड चेन हमेशा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल, चाहे वो प्लांट हो, जिंदा या मरा हुआ प्लांट, हमेशा ऑर्गेनिक मटेरियल से फूड चेन स्टार्ट होगी। अगर ये वाली फूड चेन स्टार्ट होती है जिसको कोई हर्बीवोर खाता है, उसे हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, और इसको कोई खाता है तो हम कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन, डीएफसी कहते हैं। लेकिन होगा ऑर्गेनिक मटेरियल, चाहे लिविंग हो चाहे डेड हो। ऐसा नहीं है कि आप सन से स्टार्ट कर दो, है ना, सन से नहीं स्टार्ट कर सकते। क्लियर है? अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फूड चेन का डायरेक्शन ऑफ फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। क्योंकि हम ये समझते हैं व्हाई इट इज यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और एनर्जी डिक्रीज अगर हो रही है बेटा तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वायलेट नहीं करेगा। हमेशा क्या होगा? हाई एनर्जी से हम कहेंगे ये लो एनर्जी की तरफ जाएगी, है ना, इसीलिए हमेशा ये यूनिडायरेक्शनल होती है। क्लियर है? ठीक है। अब एक फूड चेन कितनी लंबी होगी, समझो इस बात को, एक फूड चेन कितनी लंबी होगी ये किस बात पे निर्भर करेगा? बेटा एनर्जी पर। क्योंकि बड़ी लंबी फूड चेन में लास्ट में एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो फूड चेन की लेंथ, फूड चेन की जो लेंथ होती है बेटा, डिपेंड करती है एनर्जी पर, डिपेंड ऑन एनर्जी। रीजन क्या है? इन लास्ट हमारे पास क्या होगा? एनर्जी डिक्रीज करती जाती है, कीप ऑन डिक्रीजिंग, एनर्जी घटती चली जाती है। आपको समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप आगे जाओगे हमारे पास एनर्जी घटती चली जाएगी। फूड चेन में एनर्जी धीरे धीरे क्या होती चली जाती है? घटती चली जाती है। तो हमने यहां पर क्या बोला समझो, हमने आपको यहां बोला कि ये स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? यहां से। डायरेक्शन ऑफ फ्लो बता दिया यूनिडायरेक्शनल, लेंथ बता दी, है ना, डिपेंड ऑन एनर्जी। 10% लॉ की बात कर लेते हैं। 10% लॉ क्या है? सुन लो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है बेटा? 10% लॉ होता है कि अगले ट्रॉफिक लेवल पर, इसको हम साइंटिस्ट के नाम पे भी बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है लिंडमैन्स 10% लॉ। ये लॉ कहता है कि जैसे मान लो इस प्लांट में अगर हमारे पास एनर्जी 10,000 जूल है, ये एनर्जी पे काम करता है, तो अगले वाले में उसमें मान लो मेरे पास हर्बीवोर है, तो हर्बीवोर में इसका 10% जाएगा, तो 10,000 का कितना चला जाएगा? 1,000 जूल। अगले वाले में मेरे पास कार्निवोर जो है उसमें उसका 10% जाएगा, 100 जूल आ गया। इसे कह रहे हैं 10% लॉ। और सन से जब हम दिखाते हैं तो 1% आता है। ठीक है, क्लियर है? और हमने कहा भी है कि 1 से 5% तक यूज कर सकते हैं सन से, तो वो चीज हो गई। तो 10% ऐसे मूव करता है, ठीक है, अगले ट्रॉफिक लेवल पे। इसे हम कहते हैं 10% लॉ। तो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे ओनली 10% ऑफ टोटल एनर्जी वो मूव करती है। 10% ऑफ टोटल एनर्जी मूव करती है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? 10% ऑफ टोटल एनर्जी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे मूव करेगी। क्या ये क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब आओ जरा हम बात करेंगे, ठीक है, किसकी? कुछ क्वेश्चंस की। ये देखो, मुझे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल हैव हाईएस्ट एनर्जी? किस ट्रॉफिक लेवल पर हाईएस्ट एनर्जी होगी? बताओ जरा। क्योंकि हम यहां कह रहे हैं विद इन सेम फूड चेन की बात कर रहे हैं, उसी फूड चेन की। ऐसा नहीं है
कि मैं इस T1 T2, ध्यान दो बेटा, मैं ऐसा नहीं अलग अलग फूड चेन को कंपेयर कर रहा हूं, इसी फूड चेन के डिफरेंट मेंबर्स को कंपेयर कर रहा हूं। किसमें हाईएस्ट एनर्जी होगी? इसमें T1 पे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे एनर्जी घटती चली जाएगी। अब मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, ध्यान सुनेंगे, मैं आपको एक थ्योरी बता रहा हूं और ये थ्योरी क्या है सुनो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो 1000 केजी गेहूं अगर हम किसी एनिमल को खिलाते हैं और उससे मान लो हमारे पास जो भी अमाउंट ऑफ मीट बनता है वो हमारे को 5 लोगों को खिला पाते हैं, ठीक है, उतना ही बायोमास बढ़ता है। तो उसमें ह्यूमन कौन से लेवल पर हो गया? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं T1 T2 T3, अगर ह्यूमन वेजिटेरियन है तो वो किस पर होगा? T2 पर। और अगर वो नॉन वेजिटेरियन हैबिट है उसकी तो वो किस पर होगा बेटा? वो T3 पर होगा। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो मेरे पास 10,000 केजी गेहूं है, वो मेरे पास कितने ह्यूमन के लिए काफी है? मैंने कह दिया कि ठीक है, वो 200 ह्यूमन या 200 ह्यूमन को खाना 200 ह्यूमन को खाना दे सकता है। लेकिन अगर उस गेहूं को मैं किसी एनिमल को खिला दूं, मान लो मैं उसको ग्रेन को किसी एनिमल को खिला दूं, तो वो सिर्फ 20 ह्यूमन को खाना दे सकता है। उससे जो उसका बायोमास बनेगा ना, जो नॉनवेज खाते हैं, तो सिर्फ 20 ह्यूमन को। इसका मतलब किसी बड़ी पॉपुलेशन में जहां खाने की परेशानी होती है वहां पर पॉपुलेशन का वेजिटेरियन होना जरूरी है। अगर वो पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन है तो खाने की स्केर्सिटी रहेगी। आप खुद देख लो, अगर ह्यूमन T2 पर रहेगा तो हम ज्यादा ह्यूमन को खाना खिला पाएंगे एज कंपेयर टू दिस। तो इन अ लार्ज पॉपुलेशन कंट्री ह्यूमन शुड बी एट T1 पे तो हो ही नहीं सकता, फोटोसिंथेसिस थोड़ी करेगा। T2 और T2 पे होना चाहिए, मतलब वेजिटेरियन हैबिट होनी चाहिए। रीजन है क्योंकि अगर वेजिटेरियन हैबिट नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम वो एनिमल खा रहे हैं जो उसमें घूम रहे हैं जंगल में, हम वो एनिमल को खाते हैं जिनको हम खिलाकर पाल रहे हैं बेसिकली। तो ऐसे एनिमल्स को खाने के लिए आपको उसे ग्रेन खिलाना पड़ेगा, चारा खिलाना पड़ेगा। लेकिन सेम चीज अगर हम ह्यूमन को खिलाते हैं तो हम ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन सस्टेन कर सकते हैं। दैट इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन व्हाई वी शुड हैव वेजिटेरियन पॉपुलेशन मोर एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन इफ आवर कंट्री हैव लार्जर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन लाइक चाइना वगैरह से। देखो कितनी भयानक अंग्रेजी बोल रहे हैं हम। हाँ ना, एक सांस में इतनी सारी नहीं है, कई बार हो जाता है ऐसा, है ना, अंदर से अंग्रेज जाग जाते हैं। ठीक है, हाँ सही है, वो चले गए पर हम उनकी लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे ना, उनकी टांग तोड़ते रहेंगे। आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं बेटा टाइप ऑफ फूड चेन की। देखो आपके सिलेबस में कौन कौन सी फूड चेन है, ध्यान से सुनेंगे। एक फूड चेन है जिसे हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। देखने का तरीका समझना, ग्रेजिंग फूड चेन, ये कौन सी फूड चेन होती है? ग्रेजिंग फूड चेन में ध्यान से देखना बेटा, T1 पर क्या है मुझे नहीं फर्क पड़ता, T2 पर मेरे पास हर्बीवोर होना चाहिए, हर्बीवोर होना चाहिए, इसे हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। T1 पर कोई भी प्लांट हो, ग्रास हो, ट्री हो, कुछ भी हो, लेकिन T2 पर हर्बीवोर होगा जिसे हम ग्रेजर कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेजर कहते हैं। इसका मतलब ग्रेजिंग फूड चेन में T1 पर प्लांट्स होंगे, एल्गी हो सकती है, कुछ भी होगा, लेकिन T2 पर मेरे पास हर्बीवोर होना चाहिए जिसे आप ग्रेजर कहेंगे। तो ग्रेजिंग फूड चेन किससे स्टार्ट होती है बेटा? स्टार्ट विद मेरे पास किससे स्टार्ट होती है? स्टार्ट विद किससे? प्लांट से। एट T1 एंड एट T2 हमारे पास क्या होगा? सुन लो ध्यान से, T1 से स्टार्ट होती है और T2 पर हमारे पास क्या होगा? हर्बीवोर प्रेजेंट होता है। हर्बीवोर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो उसको हमने क्या बोल दिया? ग्रेजिंग फूड चेन का नाम दे दिया। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए,
क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है? T1 पर आपके पास प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, ध्यान देंगे बेटा। T1 पर आपके पास प्लांट और एल्गी है। एक सेकंड दो। हाँ देखो, T1 पर प्लांट्स और ये ग्रेजिंग फूड चेन, इसके एग्जांपल देता हूं आपको मैं। ग्रेजिंग फूड चेन के एग्जांपल देख लो बेटा। सबसे पहले एक एग्जांपल, ये ग्रासलैंड में होती है ऐसी। ग्रासलैंड में T1 पर होगा ग्रास, T2 पर होगा ग्रास हॉपर, T3 पर स्नेक हो सकता है, और T4 पर क्या होगा बेटा? T4 पर कोई बर्ड हो सकता है जो स्नेक को खा ले। एक तो ग्रासलैंड वाली हो गई। दूसरी मेरे पास फॉरेस्ट की हो सकती है। अगर फॉरेस्ट की लेंगे तो मेरे पास T1 पर ट्री आ जाएगा, फिर T2 पर मेरे पास कोई बर्ड आ जाएंगे जो उस पर खाते हैं। तीसरी फूड चेन हमारे पास जो होगी वो एक्वेटिक की होगी। एक्वेटिक की कौन सी फूड चेन होती है बेटा? देख लो ध्यान से, तीन अलग अलग फूड चेन होती है जिन्हें आप ग्रेजिंग फूड चेन कहते हो। अगर आप देखो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये एक्वेटिक कंडीशन में है। मैंने देखो क्या क्या लिखी है, मैंने तीन अलग अलग फूड चेन लिखी है, तीनों जीएफसी हैं। तीनों क्या हैं? ये जीएफसी हैं बेटा, तीनों जीएफसी हैं। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, एक्वेटिक, तीनों जीएफसी हैं। अब इन तीनों में मेरे पास क्या सिमिलरिटी है, समानता है? देखो, तीनों में मेरे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर से खुल रही है ये। इसमें मेरे पास फाइटोप्लैंक्टन आ जाएगा T1 पे, फाइटोप्लैंक्टन T1 पे आ गया। T2 पे आ गया जू प्लैंक्टन, T3 पे आ गया स्मॉल फिश, लार्ज फिश T4 पे। क्लियर है कि नहीं बताओ, बोलो। तो ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, एक्वेटिक, ये तीनों जीएफसी के एग्जांपल हैं। फर्क क्या है कि आप T1 पे क्या ले रहे हो। अगर T1 पे ग्रास ले रहे हो तो ग्रासलैंड वाली है, ट्री ले रहे हो तो फॉरेस्ट वाली है, फाइटोप्लैंक्टन ले रहे हो तो पानी वाली है। अब डीएफसी क्या होती है बेटा? वो स्टार्ट होती है डेड मटेरियल से, स्टार्ट विद डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो मैं आपसे पूछता हूं ये कहां पर होगी? तीनों जगह हो सकती है। अब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल भाई पानी में भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है, क्लियर है, सही है, फॉरेस्ट में भी हो सकता है, और मेरे पास किस में हो सकता है? ग्रासलैंड में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को ध्यान दे बेटा, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को हम यहां पर क्या लिखेंगे? सेकंड T2 पर, T1 पे मैंने डेड ऑर्गेनिक मटेरियल लिख दिया, T2 पर मैं डेट्राइटिवोर लिख सकता हूं। डेट्राइटिवोर का मतलब है अर्थवर्म टाइप से। तो डीएफसी जो होती है डेट्राइटस फूड चेन है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन। ये हमेशा प्लांट से स्टार्ट होगी, चाहे वो ग्रास हो, ट्री हो, फाइटोप्लैंक्टन। इसकी फुल फॉर्म है डेट्राइटस फूड चेन। ये किस बेस पर बनाया बेटा मैंने? टाइप ऑफ फूड चेन, मतलब इस पे क्या बनाया है कि व्हाट इज प्रेजेंट ऑन T1, व्हाट इज प्रेजेंट ऑन T1, लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल इस बेस पर, या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल किस बेस पर किया है? ये इस बेस पर किया है। आ रहा है समझ? बोलो, क्लियर है? तो आप क्लियर होना चाहिए बेटा आपको कि हमारे पास ये डीएफसी होती है डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, जरा इनमें एक डिफरेंस लिखते हैं, ध्यान से सुने बेटा। देखो, मैंने यहां पर लिख दिया ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। यहां पर लिख दिया डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन की बात कर ली, ठीक है। मैंने यहां लाइन खींच दी ऐसे, समझना। ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट होगी प्राइमरी प्रोड्यूसर से। प्राइमरी प्रोड्यूसर कहां पर?
एट T1 पर, समझो प्राइमरी प्रोड्यूसर एट T1 पर, यह क्या होगी, स्टार्ट विद डेड मटेरियल, किस पे, एट T1। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये दोनों फूड चेन पानी और लैंड में मिलती है, मेरी बात समझना ध्यान से। एनसीईआरटी ने बोला है, ध्यान से देखें बेटा, एनसीईआरटी ने बोला है कि ये दोनों फूड चेन लैंड और पानी दोनों जगह मिलती हैं, ठीक है, लेकिन लैंड पर कहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहां ज्यादा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लैंड पर ज्यादा है, इज मोर ऑन लैंड, हां सर लैंड पर ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। तो मुझे बताओ, अगर पानी के कंपेयर पे लैंड पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो ऑन लैंड ज्यादा क्या होगी, मोर इज डीएफसी, डेट्राइटस फूड चेन ज्यादा होगी देन जीएफसी, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, खाने वाले लोग तो लिमिटेड है ना, ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारे आ जाएंगे, तो डीएफसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जीएफसी। हम बात कर रहे हैं लैंड की, डीएफसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जीएफसी, ये अपने दिमाग में आपको बिठाना है। तो ऑन लैंड डीएफसी ज्यादा है, डेट्राइटस फूड चेन ज्यादा है, पानी में क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है, इन वाटर प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होती, इन वाटर प्रोडक्टिविटी लो है, तो जो भी खाना होगा उसे खा लिया जाएगा। तो वहां क्या होता है बेटा, अगर लो है तो जीएफसी ज्यादा हो सकती है, कैन बी हायर देन डीएफसी, लेकिन जैसे ही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है डीएफसी डोमिनेट हो जाती है, क्योंकि सारा खाना खा पाना बड़ा मुश्किल होता है। बेस्ट एग्जांपल सुनो, आपके घर के आसपास बारिश के सीजन में इतनी घास उग जाती है, क्या सब गाय खाती है आके, नहीं, वो सारी जमीन में जाती है, डीकंपोज होती है। तो जब रेन ज्यादा होगी, मेरे पास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो वहां कौन सी फूड चेन ज्यादा होगी, जीएफसी डीएफसी, वहां पर डीएफसी ज्यादा होगी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में खूब बारिश होती है, खूब खाना बनता है, वहां कौन सी फूड चेन ज्यादा होती है, डीएफसी ज्यादा होती है, डेट्राइटस फूड चेन ज्यादा होती है। ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इस बात का, ठीक है। अब मैं आपको क्या करने वाला हूं बेटा, कुछ डेफिनेशन समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन लिख रहा हूं, एक फूड चेन का एग्जाम्पल लिख के लेवल समझा रहा हूं अलग अलग, ध्यान दो बेटा। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं फूड चेन का, ठीक है, ध्यान देंगे। जैसे मान लो मैंने ये ग्रास लिख दी, मैंने फिर लिख दिया ग्रास हॉपर, जरा टर्म समझना जो मैं बताने वाला हूं। फिर मैंने लिख दिया मान लो स्नेक, फिर मैंने लिख दिया बर्ड, ये मैंने लिख दिया। समझने की कोशिश करना, अब मैं क्या क्या पॉइंट्स यहां लिखने वाला हूं, ये आपके काम का है और ये आपको क्वेश्चन बनवाएगा। ध्यान से देखो, ये मैंने लिख दिया। अगर मैं यहां ट्रॉफिक लेवल लिखता हूं ऊपर, तो ग्रास का ट्रॉफिक लेवल क्या है, T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है, इसका T4 है, ये ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। इसका मतलब आपको ट्रॉफिक लेवल की भी परिभाषा भी बतानी पड़ेगी। अब देखो T1 पे ग्रास के अलावा और भी चीजें आ जाएंगी, तो ग्रास यहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, या इन्हें हम नाम दे सकते हैं ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स इकोलॉजी का टर्म है बेटा एक्चुअल में, है ना, ट्रांसड्यूसर इकोलॉजी में यूज करते हैं हम लोग। ग्रास हॉपर, इसको लिख सकता हूं हर्बीवोर, हर्बीवोर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सुन लो ध्यान से, हर्बीवोर, ठीक है। इसको लिख सकता हूं सेकेंडरी प्रोड्यूसर, क्योंकि ये अगले वाले के लिए लेवल पे बना रहा है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। और इसको मैं क्या ये नहीं लिख सकता प्राइमरी कंज्यूमर, पहले लेवल का कंज्यूमर है, देख लो खुद से बेटा, ठीक है। अब ये जो है T3 पर कार्निवोर है, कार्निवोर है, समझो ध्यान से, कार्निवोर है, समझो।
तो जो कार्निवोर हमारे पास है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कार्निवोर को मैं क्या लिख सकता हूं? पहला मैं लिख सकता हूं इसको टर्शरी प्रोड्यूसर, तीसरे नंबर का प्रोड्यूसर है अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए। उसको मैं लिख सकता हूं सेकेंडरी कंज्यूमर, दूसरे लेवल का कंज्यूमर है। आप सोचो खुद से, पहले लेवल का कंज्यूमर यह है क्योंकि यह प्रोड्यूसर है। और इसको मैं लिख सकता हूं प्राइमरी कार्निवोर। मैं ऐसे वर्ड भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। अब ये जो है बेटा, अगर फूड चेन T5 पर जाती तो मैं इसको क्वार्टनरी प्रोड्यूसर लिखता, समझो इसे, ठीक है। अब मैंने इसको नाम दे दिया टॉप कार्निवोर। अगर मैं टॉप कार्निवोर लिख रहा हूं तो प्रोड्यूसर वाला वर्ड यूज मत करो अगर अगले लेवल पर नहीं जा रही है, ठीक है। तो आप इसको टर्शरी कंज्यूमर लिख सकते हो, टर्शरी कंज्यूमर लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो बेटा? सेकेंडरी कार्निवोर लिख सकते हो। कौन से लेवल का कार्निवोर है? सेकेंडरी। और आपको मैं फिर बोल रहा हूं, अगर T5 बनाते तो मैं इसे क्वार्टनरी प्रोड्यूसर लिखता, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अ फूड चेन हैविंग 5 मेंबर, 5 ट्रॉफिक लेवल, देन ध्यान से सुने, देन हमारे पास क्वार्टनरी प्रोड्यूसर कौन से लेवल पर होगा? T4 पर होगा। टर्शरी कंज्यूमर कौन से लेवल पर होगा? T4 पर होगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, मैंने ये जो चार्ट बनाया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं बेटा, व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिनको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। दूसरा, मैं आपको फूड वेब बताऊंगा, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल, मेरी बात सुनो, मैंने छोटे छोटे आपके लिए बॉक्स बना दिए, ठीक है। ध्यान दें, एक बॉक्स और बना देते हैं। एक डेफिनेशन बताने जा रहा हूं ट्रॉफिक लेवल की। यहां पर मैंने T1 लिख रखा है, इसका मतलब ये मेरे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है। T2 लिख रखा है, ये मेरे पास हर्बीवोर है, ठीक है। यहां T3 लिख रखा है, मेरे पास ओमनीवोर है, सॉरी कार्निवोर है, ठीक है। यहां T4 लिख रखा है, ये टॉप कार्निवोर है। अब जरा मैं आपको क्या बात बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? ये ट्रॉफिक लेवल 1 है। मुझे बताओ, यहां पर मैंने ये प्लांट बना दिया, ठीक है। ह्यूमन जो है, ह्यूमन यहां भी रह सकता है और यहां भी रह सकता है, समझना ध्यान से। ह्यूमन यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है। तो क्या ह्यूमन की पोजीशन फिक्स है? नहीं। तो ट्रॉफिक लेवल ह्यूमन का मूव कर रहा है। मतलब क्या हुआ? ट्रॉफिक लेवल किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन नहीं होती। फूड चेन में कोई फिक्स पोजीशन ऑर्गेनिज्म की नहीं है, उसका रोल फिक्स है। समझो इस बात को, फूड चेन में किसी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन फिक्स नहीं है, इसकी फिक्स है बस। लेकिन क्या फिक्स है? उसका रोल। तो ट्रॉफिक रोल क्या है बेटा? ट्रॉफिक रोल लेवल क्या है? इट इज न्यूट्रिशनल रोल, इट इज नॉट पोजीशन बट न्यूट्रिशनल रोल है। क्या है? न्यूट्रिशनल रोल है। किसी का न्यूट्रिशनल रोल जो है उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो इट इज नॉट पोजीशन, ये पोजीशन नहीं है, ये एक तरीके से खाने को लेकर कि वो क्या खाता है, एक तरीके से न्यूट्रिशनल रोल है, उसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। समझ लो ध्यान से, न्यूट्रिशनल रोल है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ह्यूमन जो है, एग्जांपल देखते हैं, ह्यूमन जो है वो T2 और T3 पर दोनों पर है, तो इसीलिए मैं उसको ओमनीवोर कहूंगा, ठीक है। मेरे पास मान लो क्रो है, क्रो ग्रेन भी खा रहा है और इंसेक्ट को भी खा रहा है जो ग्रेन को खाता है, तो ये भी मेरे पास किस पे आ गया? ओमनीवोर पर आ गया। हो सकता है, ध्यान से सुनना बेटा, हो सकता है कि जो लॉयन है
वो यहां भी आ जाए और यहां भी आ जाए, लॉयन यहां नहीं आ सकता। तो जो लॉयन है वो मेरे पास T3 एंड T4 पे आ सकता है। तो इसको मैं क्या ओमनीवोर कह सकता हूं? नहीं, इसको मैं ओमनीवोर नहीं कह सकता। तो ओमनीवोर का यह मतलब नहीं होता कि जो दो ट्रॉफिक लेवल पे आए, गलत है जो लोग पढ़ाते हैं ऐसे। ओमनीवोर का मीनिंग होता है कि वो T2 और T3 पर आए। हर्बीवोर दो तरह का है ये, अगर वो ये वाला कार्निवोर और ये भी हो सकता है, लॉयन दोनों पे आ सकता है। लॉयन हो सकता है गोट को खा ले, या हो सकता है गोट को किसी ने खाया उसको लॉयन खा ले, सही है। तो पोजीशंस फिक्स नहीं होती, और खासकर हायर लेवल पे जाके फिक्स नहीं होती। सिर्फ T1 पर पोजीशन फिक्स होती है, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास और कोई पोजीशन है ही नहीं। क्लियर है? तो ट्रॉफिक लेवल रोल होता है बिकॉज पोजीशंस आर नॉट फिक्स। समझो ध्यान से, हम लिख सकते हैं कि इन फूड चेन पोजीशंस आर नॉट फिक्स। यहां पे दो तरह की बात बोलूंगा, सुनना ध्यान से, दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारी बातें सुनना। देखो, पोजीशंस कैसे वेरी कर सकती है। एक ही फूड चेन पे लॉयन ने दो पोजीशन रखी हुई है, और ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग फूड चेन में अलग अलग पोजीशन होना। पोजीशन ऐसे वेरी कर सकती है। एक ही फूड चेन में दो पोजीशन है, सही है। ऐसा भी हो सकता है कि एक फूड चेन में तीसरी पोजीशन पर हो, दूसरी फूड चेन में चौथी पोजीशन पे हो। तो मेरे पास ऑर्गेनिज्म की फूड चेन में पोजीशंस फिक्स नहीं होती, उनका रोल फिक्स होता है। तो ट्रॉफिक लेवल इज नॉट फिजिकल प्रेजेंस, इट इज पोजीशन, है ना। ये क्या है? एक तरीके का वो है, मतलब रोल है, रोल। फूड वेब क्या होता है बेटा? इंटरलिंक्ड फूड चेन। मैं एक लाइन लिखूंगा, समझना। इन इकोसिस्टम सिंगल फूड चेन होती ही नहीं है। सिंगल फूड चेन नेवर एग्जिस्ट, ऐसा नहीं होता, नेवर एग्जिस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं सिंगल फूड चेन या सिंपल फूड चेन कहां होती है आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड में, क्योंकि ह्यूमन ने जो क्रॉप उगाई है उसे ही खा रहा है, वो हो सकती है सिंपल फूड चेन, पर नॉर्मली इकोसिस्टम में नहीं होती। ठीक है, इन इकोसिस्टम फूड वेब होता है। यदि आपको इकोसिस्टम को ट्रॉफिक लेवल पे लिखना है तो आप फूड वेब से रिप्रेजेंट करोगे। इन इकोसिस्टम मेरे पास क्या प्रेजेंट होता है? फूड वेब प्रेजेंट होता है। क्या ये सारी बातें क्लियर है? कैन वी मूव फॉरवर्ड फॉर इकोलॉजिकल पिरामिड, जो इससे जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से इस साल नीट का क्वेश्चन आया था। व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स? व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स? ये क्या होते हैं? इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स को बनाया किसने था? एक वैज्ञानिक ने, जिनका नाम एल्टन था। इसीलिए इन्हें कई बार एल्टोनियन पिरामिड भी कह देते हैं। एल्टोनियन पिरामिड, तो कई बार कुछ बुक्स में क्वेश्चन मिल जाते हैं तो हमें थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है, पर एल्टोनियन पिरामिड हमने लिख दिया। क्लियर है? एक सेकंड दे दो, पानी पी लो बेटा बस। अब देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की, ध्यान से सुनना। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? हम क्या करते हैं बेटा, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को, जैसे मान लो ये ग्रास है, ये ग्रास हॉपर है, ये स्नेक है, तो ये ट्रॉफिक लेवल T1 है, T2 है और ये T3 है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? इस अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को आपस में रिलेट करते हैं। मैं रिलेशनशिप दिखाता हूं, किसकी टर्म में? नंबर, बायोमास, एनर्जी की टर्म में। रिपीट कर रहा हूं, इकोलॉजिकल पिरामिड में मैं क्या करता हूं? नंबर, बायोमास और एनर्जी की टर्म में, मतलब मैं कहूंगा कि इसका कितना नंबर है, इसका कितना नंबर है, इसका कितना नंबर है। तो नंबर की टर्म में, बायोमास की टर्म में और एनर्जी की टर्म में मैं एक डायग्राम के थ्रू अगर रिलेशन शो करता हूं, उसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? इट इज ग्राफिकल। ग्राफिकल मतलब डायग्राम के थ्रू करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
टू शो रिलेशनशिप बिटवीन different trophic level in terms of number, biomass और एनर्जी। समझ लो, बायोमास एनर्जी, ध्यान से सुनना। हमने क्या करना है कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में एक रिलेशन बनाना है, एक ग्राफ, एक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो जो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं वो कुछ किस तरीके से करते हैं, सुन लो ध्यान से। हम कुछ ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, इसको T1 लिख दिया, इसको T2 लिख दिया, इसको T3 लिख दिया। जैसे मान लो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो इस बॉक्स में मैंने क्या करना है, देख लो, हमेशा याद रखना। देखो, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। ये इकोलॉजिकल पिरामिड है, तो इसमें आपने क्या करते हैं, सम कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन का मतलब होता है कुछ ऐसी बातें आपने ध्यान रखनी है वाइल ड्रॉइंग इकोलॉजिकल पिरामिड। जब इकोलॉजिकल पिरामिड बनाने हैं तो कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। ये कौन सी बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते वक्त आप कौन सी बातें ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, बेस ऑफ पिरामिड पे हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर बनाएंगे। बेस ऑफ पिरामिड पे हम सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसर बनाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुनेंगे, दूसरी बात क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे। हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल के, जैसे इकोसिस्टम है, मान लो दिस इज वन इकोसिस्टम। ध्यान से सुनो बेटा, मेरे पास ये जो है एक इकोसिस्टम है, यहां पे ये ट्री है, मान लो ये 3 ट्री हैं, यहां पर ये ग्रास है। तो मैंने क्या करना है, किसी भी इकोसिस्टम के, जब मैं इकोलॉजिकल पिरामिड बना रहा हूं, ठीक है, तो मान लो मैंने ग्रासलैंड का ले लिया, तो ग्रासलैंड वाले पे मान लो मैं ग्रासेस काउंट कर रहा हूं, ग्रासेस है वहां पर, ट्री नहीं है मान लो, या ट्री है सिर्फ। तो जब मैं ट्री काउंट करूंगा तो सारे काउंट करूंगा, एक नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं क्या करूं, ग्रास ऑपर स्नेक का इकोलॉजिकल पिरामिड बनाऊं जिसमें एक सिंगल ग्रास लू, नहीं, मुझे उस एरिया की सारी ग्रास लेनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करना है, ऑल मेंबर ऑफ दैट ट्रॉफिक लेवल शुड बी काउंटेड, है ना। हमें सारे मेंबर काउंट करने पड़ेंगे। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, कई बार जब आप पिरामिड बनाते हो ना, इकोलॉजिकल पिरामिड फूड चेन के लिए ड्रॉ करते हैं, फूड वेब के लिए नहीं होता। तो ये क्या होता है, फॉर फूड चेन होता है। और आपको पता है कि फूड चेन में मेरे पास क्या होता है, वन मेंबर एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे, वन मेंबर मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल पे है, तो आप अलाउ करते हो दोनों को काउंट करना। मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल पे तो आप अलाउ करते हो। तो जब भी आप ये डायग्राम बनाओगे, डायग्राम है क्या, फूड चेन के अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर, बायोमास, एनर्जी की टर्म में। इसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? क्या यह बात क्लियर है बेटा? बोलिए, क्या यह बात क्लियर है? एक सेकंड दे दो।
ध्यान से सुनो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की। ध्यान दो इस चीज को। इकोलॉजिकल पिरामिड में हम क्या कर रहे हैं, बेस ऑफ पिरामिड जो है उसमें हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ऑल मेंबर ऑफ दैट ट्रॉफिक लेवल शुड बी काउंटेड। ठीक है, सारे मेंबर काउंट करेंगे। 1 मिनट लिया था मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज थे मुझे करने थे। ठीक है सर, आपको कौन से मैसेज करने होते बेटा, और भी काम होते हैं मुझे, है ना। अच्छा, एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज आ रही है, और टेस्ट सीरीज की चीजों को हमारी पूरी टीम जो मेन सब लोग पढ़ा रहे हैं यकीन बैच में, वो लोग प्लान कर रहे हैं, सभी लोग इन्वॉल्व होंगे और एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई जाएगी। मैं वही मैसेज सुन रहा था, अभी अलग सर ने जस्ट किया हुआ था, तो वही मैसेज था। तो क्लास के बीच में मेरे को एक्चुअल में वही सुन रहा था मैं कि एग्जैक्टली क्या था। तो बेसिकली टेस्ट सीरीज आ रही है आप लोगों के लिए, प्लान बढ़िया है। ज्यादा टेस्ट नहीं रखेंगे, पर जो रखेंगे उनको आपको अच्छे से देना, और बहुत सारे फुल सिलेबस लास्ट में आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो टेस्ट सीरीज देना आपने, ठीक है बेटा, सही है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, बेस ऑफ पिरामिड, है ना। सर पैसे देने पड़ेंगे बेटा, मेरे ख्याल से इन बैच की शायद फ्री आएगी, शायद, मैं श्योर नहीं हूं, पर मेरे हिसाब से आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। और आउटसाइडर के लिए हो सकता है पेड हो, पर आपके लिए शायद फ्री आएगी, है ना, पूरे चांसेस है। और ये डिफरेंट होगी जो आपकी चल रही है उससे। ठीक है, तो बेस ऑफ पिरामिड क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ऑल मेंबर ऑफ दैट ट्रॉफिक लेवल शुड बी काउंटेड। ये 2 चीजें ध्यान रखना। अब मैं आपको इकोलॉजिकल पिरामिड बना के दिखा रहा हूं, पहले समझने की कोशिश करना, आसान है ये। देखो, सबसे पहले मैं पिरामिड ऑफ नंबर बनाऊंगा, ध्यान से सुनना। पिरामिड ऑफ नंबर, मैं पिरामिड ऑफ नंबर 3 फूड चेन का बनाऊंगा, तीनों का। मैं ऑल 3 ग्रेजिंग फूड चेन का बनाऊंगा। पिरामिड ऑफ नंबर बना रहा हूं ऑल 3 ग्रेजिंग फूड चेन का। ठीक है, ऑल 3 ग्रेजिंग फूड चेन का मैं क्या बना रहा हूं, पिरामिड ऑफ नंबर बना रहा हूं। पिरामिड ऑफ नंबर बना रहा हूं ऑल 3 ग्रेजिंग फूड चेन का। क्लियर है, ऑल 3 ग्रेजिंग फूड चेन का पिरामिड ऑफ नंबर बना रहा हूं। ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या बना रहा हूं, पिरामिड ऑफ नंबर ऑल 3 ग्रेजिंग फूड चेन का। सही है सर। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इसे पिरामिड ऑफ नंबर बना रहा हूं मैं कुछ सोच रहा था, सॉरी। देखो कौन सी 3 है, पहली ग्रासलैंड वाली, दूसरी एक्वेटिक वाली, तीसरी फॉरेस्ट वाली, तीनों का बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने बना दी मान लो ग्रासलैंड की। तो ग्रासलैंड में ग्रास ज्यादा होती हैं, फिर उससे कम ग्रास हॉपर होते हैं, और उससे कम मेरे पास स्नेक हो सकते हैं। तो मान लो मैंने ये नंबर का बना दिया। मैं किसका बना रहा हूं, नंबर का, नंबर काउंट कर रहा हूं। तो मान लो मेरे पास मैंने ग्रास ले ली, तो उस एरिया की 10,000 ग्रासेस थी। फिर मैंने ग्रास हॉपर ले लिया, नंबर का बना रहा हूं बेटा। ग्रास हॉपर मेरे पास मान लो 200 आ गए, और वहां पर जो स्नेक आ गए वो मेरे पास मान लो 10 आ गए। तो ऐसा सीधा बनेगा। इस तरह का जो पिरामिड बनता है ना, इसे अपराइट कहते हैं। तो ये अपराइट मैंने किसका बनाया है, पहला मैंने बनाया है ये ग्रासलैंड का। मैंने किसका बनाया, ग्रासलैंड का। अब सुनना ध्यान से। दूसरा मैंने बनाया एक्वेटिक का। एक्वेटिक का समझना मैं क्या बता रहा हूं। एक्वेटिक में हमने देखा कि ये देखो ऐसा कुछ दिखेगा। ये मेरे पास फाइटोप्लैंक्टन है, ये मेरे पास जू प्लैंक्टन है, और ये मेरे पास स्मॉल फिश है। ठीक है, ये एक्वेटिक का बना रहा हूं मैं। ये मेरे पास फाइटोप्लैंक्टन है, ये मेरे पास जू प्लैंक्टन है, और ये मेरे पास क्या है, स्मॉल फिश है। ये मैं एक्वेटिक के लिए बना रहा हूं, एक्वेटिक के लिए बना रहा हूं। स्मॉल फिश, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। अब सुनो ध्यान से जो मैं क्या बोलने जा रहा हूं आपको। अब सुनो, मेरे पास क्या होगा, ये भी सीधा बनेगा। जैसे मान लो ये 10,000 है, ये हो सकता है मेरे पास 100 हो, स्मॉल फिश हो सकता है 10 हो। लेकिन अगर मैं फॉरेस्ट का बनाता हूं
तो फॉरेस्ट में क्या होता है, अगर आपके पास 10 ट्री हैं तो उस पे रहने वाले जो बर्ड्स होते हैं वो कम होते हैं। तो फॉरेस्ट का मेरे पास इन्वर्टेड बन गया, क्योंकि मान लो आपके पास फॉरेस्ट में 10 बड़े ट्री हैं, ठीक है, उस पे रहने वाले 2000 बर्ड्स हो सकते हैं। तो नंबर के हिसाब से मेरे पास ये जो है ये इन्वर्टेड बन गया। कैसा बन गया? इन्वर्टेड। तो सबसे पहले आपको पिरामिड ऑफ नंबर ड्रॉ करना है, जिसमें ग्रासलैंड और एक्वेटिक का कैसा बनता है? सीधा, जिसे अपराइट कहते हो, सीधा बनाते हैं हम, ठीक है। इसमें फॉरेस्ट का उल्टा बन गया। जैसे ही फॉरेस्ट का उल्टा बना, मेरे दिमाग में ये आया, यार फॉरेस्ट इतने बड़े बड़े होते हैं, बर्ड छोटे छोटे होते हैं, ये मेरे को नंबर का जचेगा नहीं। तो हमने कहा चलो बायोमास का बनाते हैं। फिर हमने कहा कि चलो बायोमास का बनाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में अगर देखो, मान लो मैं आपसे कहूं 10 बेनियन के ट्री हैं और उस पर 2000 बर्ड्स रहते हैं, अगर मैं नंबर का बनाऊंगा तो उल्टा आएगा, लेकिन वही अगर मैं बायोमास का बनाऊंगा तो बेनियन ट्री का बायोमास ज्यादा आएगा। तो हमने कहा चलो बायोमास का बना के देखते हैं। तो फिर हमने पिरामिड बनाए किसके? बायोमास के। किसके बनाए? बायोमास के। तो जब हमने पिरामिड ऑफ बायोमास बनाया तो हमें पता था, क्योंकि लैंड पर प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, तो ग्रास का बायोमास ग्रास हॉपर और स्नेक के ऐसे ये भी सीधा आ गया। मतलब क्या हुआ? हमने क्या किया, देखो ध्यान से, हमने कहा था ये ग्रास है, ये वाला ग्रास हॉपर है और ये स्नेक है, ठीक है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। सही है सर। आपने यह कितनी ग्रास लिखी थी? आपने लिखी थी 10,000 ग्रासेस। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 10,000 ग्रासेस हैं, उसको आप 1 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास आ गया 10,000 ग्राम, ठीक है। आगे आपने ग्रास हॉपर लिखे, ठीक है, तो आपने कहा कि 200 ग्राम के ग्रास हॉपर हैं, उसको आप किससे कर दो? 15 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। 200 ग्रास हॉपर हैं, उसको 15 ग्राम से कर दो। किससे कर दो? 15 ग्राम से। तो मेरे पास कितना आ गया? लगभग 3000 मेरे पास ग्राम वेट आ गया इसका। ये 10,000 है, 3 आ गया। यहां पर स्नेक कितना था? मेरे पास स्नेक 10 थे। मान लो 10 हैं, उसको मैंने एक को मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो 100 ग्राम ले लेते हैं, 100 ग्राम का है, तो मेरे पास ये 1000 ग्राम आ गया। तो बायोमास का जो आया ना, आप देख रहे हो सीधा आ रहा है, तो ग्रासलैंड का बायोमास का भी सीधा आ गया, अपराइट आ गया। सही है सर। तो मैंने यही वाला डाटा यूज करके इसको लगभग अप्रोक्स ये बना दिया। अब ग्रासलैंड के बाद हमने बनाया किसका? फॉरेस्ट का, जिसके लिए हमने बायोमास बनाया था मेनली। तो बायोमास में हमने क्या किया? ट्री ले लेते हैं, और मेरे पास कितने ट्री थे? देखो ट्री थे मेरे पास 10, बर्ड थे 2000, तो मेरे पास 10 ट्री थे। अब 10 ट्री को बेटा मल्टीप्लाई कर दो, मान लो 1000, 10 या मान लो 5000 केजी से, तो मेरे पास ये 50,000 केजी वजन आ गया इसका। मेरे पास मान लो 200 बर्ड थे, 200 बर्ड अगर 500 ग्राम का भी होगा तो 5 to 10 ये 1000 आ जाएगा बेटा। कितना आ गया? 10,000 ग्राम आ गया। 10,000 ग्राम का मतलब लगभग आप देख लो 10 केजी के आसपास आ गया। तो इसका तो एकदम ये इन्वर्टेड आएगा। आप देख रहे हैं इसको, ये कैसा आ गया? ये तो अपराइट आ गया। लेकिन एक बड़ी स्ट्रेंज बात हुई कि जब हमने बायोमास एक्वेटिक का बनाया, एक्वेटिक का हमारे पास इन्वर्टेड आ गया। कारण बता रहा हूं क्यों, ध्यान से सुनना। एक्वेटिक का इन्वर्टेड आ गया, रीजन बता रहा हूं क्यों, ध्यान से देखना इसे। देखो हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन ये होते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन है, इनको खाता है जू प्लैंक्टन। ये जू प्लैंक्टन खाता है, ठीक है, क्लियर है। और इनको खाती है ये स्मॉल फिश, ये स्मॉल फिश खाती है, और इनको खा जाती है बड़ी फिश। होता क्या है, ध्यान सुनेंगे बेटा, होता क्या है कि ये जो है, जैसे ये फाइटोप्लैंक्टन है, इनको जू प्लैंक्टन खाता है, इसको खाती है स्मॉल फिश, इसको खाती है बड़ी फिश। इनके नंबर तो काफी होते हैं, लेकिन इनका वेट बहुत कम होता है। मतलब जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, पीछे वाले में मैंने कितने कितने नंबर लिखे हुए हैं, 10,000, 100 और 10 लिखे हुए। मान लो 10,000 ये हैं, 10,000 ये हैं,
नंबर है ये इसका, ये 100 है, और ये मेरे पास मान लो कितने लिखे थे मैंने, फिश, स्मॉल फिश 10 लिखी थी। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, मेरी बात समझो, कि ये 10,000 नंबर तो अच्छा खासा होता है, पर इनका इंडिविजुअल वेट बहुत कम होता है। दूसरा क्या होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जल्दी से बहुत सारे जू प्लैंकटन इन्हें खा जाते हैं, तो किसी गिवन टाइम पे बहुत हाई नंबर नहीं होता। ठीक है, 10,000 है, मान लो 1 ग्राम का है एक, ये मान लेते हैं 15 ग्राम का है, तो ये आ गया 1500। ठीक है, ये 10,000 है, थोड़ा नंबर कम करते हैं, यहां से नंबर घटा देते हैं, 1000 करते हैं, तब भी सीधा ही आएगा। ठीक है, थोड़ा बेटा आर्बिट्रेरी वैल्यू लेनी पड़ती है ना हमें। तो ये कितना आ गया, इसका वजन आ गया मान लो 1000 ग्राम, इसका आ गया 1500, और ये मान लो 10 फिश है जो मेरे पास लगभग मान लो 500 ग्राम की है एक, या 300 ग्राम की है एक, मान लो 300 ग्राम की एक है, तो भी तो ये 3000 ग्राम आ गया। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं ना, वो थोड़े बनते, मतलब बनते खूब सारे हैं, लेकिन उनका वेट बहुत नहीं होता, बायोमास ज्यादा नहीं होता। फिर ऐसे ही जू प्लैंक्टन जो होता है, फिश के कंपैरिजन में बायोमास कम होता है। इसीलिए एक्वेटिक वाले का हमारे पास जो पिरामिड आता है, ध्यान दो बेटा, एक्वेटिक वाले का जो पिरामिड आएगा वो उल्टा आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, उल्टा। तो इसका मतलब जब हम बायोमास में आए तो वो इन्वर्टेड किसका हो गया, इसका हो गया। तो ये फाइटोप्लैंक्टन हो गए, फाइटोप्लैंक्टन, ये जू प्लैंक्टन हो गए, और ये हो गई स्मॉल फिश। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ये हो गई स्मॉल फिश। तो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, और हमारे पास क्या हो गई, स्मॉल फिश हो गई। ये हमारे पास पिरामिड ऑफ बायोमास है। फिर हमने क्या किए, पिरामिड बनाए एनर्जी के, ध्यान देना बेटा। फिर हमने बनाए पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी बनाया, समझना ध्यान से। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, समझो इसे। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, आप समझो इसे। यहां देखो, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ये वाला। फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, समझना इसे। पिरामिड ऑफ एनर्जी ये है, इस तरीके से सारे सीधे आएंगे, क्योंकि हमेशा एनर्जी घटती है। ये ग्रासलैंड का है, एनर्जी हमेशा घटती है बेटा, तो इसके सारे अपराइट आए। फिर हमने फाइनली एनर्जी का बनाया, और उसमें हमने देखा कि चाहे हम किसी का बना रहे हैं, ग्रासलैंड, ठीक है, ये मान लो फॉरेस्ट का बना दिया हमने। किसका बना दिया, ये फॉरेस्ट का बना दिया, क्योंकि आपको पता है T1 से T2 में एनर्जी हमेशा घटती है। और तीसरा मान लो अगर हम एक्वेटिक का भी बनाएं, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा आता है बेटा, सीधा मतलब अपराइट आएगा। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट, क्वेश्चन आता है ऐसा। पिरामिड ऑफ बायोमास मोस्टली अपराइट, कौन सा, मोस्टली सारे अपराइट होते हैं, लेकिन इसमें कौन से वाला उल्टा हो गया, एक्वेटिक वाला। यहां पर पिरामिड ऑफ नंबर, ये वाला, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर, ये चीज हो गई, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, एक्वेटिक, क्लियर है, ध्यान दे। तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी हो गया। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन इकोलॉजिकल पिरामिड के, कुछ इकोलॉजिकल पिरामिड के हमारे पास कुछ ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक, सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है बेटा, देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड आप किसके लिए बना रहे हो, फूड चेन के लिए, पर नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करता है। इट इज ड्रॉन फॉर फूड चेन। इसको किसके लिए बना रहे हो, फूड चेन के लिए, बट फूड वेब एग्जिस्ट, फूड वेब एग्जिस्ट, फूड वेब एग्जिस्ट करता है। सेकंड, ध्यान दो बेटा, फूड वेब एग्जिस्ट करता है, इट इज ड्रॉन फॉर फूड चेन, बट हमारे पास फूड वेब एग्जिस्ट करता है। सेकंड, ध्यान दे बेटा, सेकंड हमारे पास क्या है, फूड वेब एग्जिस्ट करता है, फूड चेन के लिए ड्रॉ किया है। सेकंड बेटा मेरे पास क्या होगा, समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं, ठीक है, फूड वेब एग्जिस्ट करता है, नॉट ड्रॉन फॉर जीएफसी, सॉरी, नॉट ड्रॉन फॉर डीएफसी, जबकि
डेट्राइटस फूड चेन, डेट्राइटिवोर इंपॉर्टेंट है ना अर्थ पे। तीसरा बेटा मेरे पास वन मेंबर कैन बी प्रेजेंट, हमने कहा भी था ना एक से ज्यादा फूड चेन में हो सकता है, प्रेजेंट एट मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल, जैसे ह्यूमन की बात कर लो, उससे डबल काउंटिंग होगी कि नहीं? डबल काउंटिंग होती है, रिजल्ट में गड़बड़ आता है। तो ये 3 ड्रॉबैक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि बायोमास में जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो आप जो कैलकुलेट करते हो वो स्टैंडिंग क्रॉप कैलकुलेट करते हो। नाउ व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? स्टैंडिंग क्रॉप होता है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे सारे मेंबर का बायोमास, ऑल मेंबर का बायोमास एट गिवन ट्रॉफिक लेवल, किसी भी ट्रॉफिक लेवल T1, T2, T3 पर जो बायोमास है ट्रीज का उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप लिविंग का होता है, स्टैंडिंग स्टेट डेड का होता है। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर पिरामिड ऑफ बायोमास में वी नॉर्मली कैलकुलेट स्टैंडिंग क्रॉप। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर कितना बायोमास है उसे हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। हमने स्टार्ट करी थी नंबर में ट्री वाला उल्टा आया तो हम किस पे चले गए? हम चले गए फिर बायोमास वाले पर, और बायोमास वाले पर जब गए तो वहां पर एक्वेटिक वाला उल्टा आया तो फिर हम गए एनर्जी पर, वहां पे सारे सीधे आए। क्लियर है? 3 ड्रॉबैक बताए, ये खत्म करता है इस टॉपिक को। आपने एनसीईआरटी पढ़नी, आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मुझे स्टैंडिंग क्रॉप और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में अंतर बता दो, ठीक है? और चैट में अपने डाउट लिखो, कल कंफर्म डाउट लूंगा आपके जितने भी इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के हैं, ठीक है? एक बच्चे ने डाउट पूछा हुआ था ग्रेज की हर्बीवोर में, मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, हर्बीवोर में कितने मेंबर? इधर देख, नंबर वाला देख, हर्बीवोर 200 है, कार्निवोर 10 है। किसमें ज्यादा फियर्स कंपटीशन होगा खाने को लेके? हर्बीवोर में। हर्बीवोर पे नंबर ज्यादा है ना, तो फियर्स कंपटीशन होगा, ठीक है? चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय, थैंक यू।